हेलो फ्यूचर डॉक्टर, कैसे सभी? उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे से तैयारी चल रही होगी बच्चों। तो आज आपके सामने एफएसटी टेस्ट नंबर 15 और बेटा आपका तारीख है 3 अक्टूबर। तो बच्चों एफएसटी का पेपर आप अच्छे से दीजिए, एनालिसिस करिए और जितने भी एरर है उसको रेक्टिफाई करिए। हमारा मिशन है नीट 2025 के लिए पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का भी अधिकार सबको। चलिए क्वेश्चन नंबर 101, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट इज आर इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं? कार्नेलियस वॉन नील, जूलियस वॉन सैक एंड टी.डब्ल्यू. एंगलमान। तो बेटा तीनों साइंटिस्ट इन्वॉल्व है तो आंसर हो जाएगा 4। टी.डब्ल्यू. एंगलमान ने पहला एक्शन स्पेक्ट्रम दिया था, यूज किया था एल्गी का नाम है क्लेडोफोरा, और बेटा प्रिज्म लिया था और लिया था एरोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, और ब्लू और रेड रीजन में एरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ ज़्यादा देखी गई, तो माना जाता है कि सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? ब्लू और रेड रीजन में। 1854 जूलियस वॉन सैक ने प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज बताई थी, और ग्लूकोज को एक ऑर्गेनल जिसका नाम है बेटा क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज होता है, स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। और कार्नेलियस वॉन नील बेटा इन्होंने बैक्टीरिया पे काम किया था और बोला था वाटर के अलावा सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड H2S भी हो सकता है, और जब H2S होता है तो सल्फर या सल्फेट के रूप में निकलता है, ऑक्सीजन नहीं। क्वेश्चन नंबर 102, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टी इन टीआई प्लाज्मिड। तो टीआई का फुल फॉर्म होता है बेटा ट्यूमर इंड्यूसिंग। तो भैया आई तो नहीं पूछा टी, तो टी का मतलब हो जाएगा ट्यूमर। टीआई प्लाज्मिड जिस बैक्टीरिया का था उसका नाम था एग्रो बैक्टीरियम टूमीफेसियंस, राइट, और नेचुरल जेनेटिक ट्रांसफरिंग एजेंट की तरह काम करता था। थायरॉयड ग्लैंड बेटा आपका आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया पाया जाता है, दो लोब के होते हैं, जुड़े होते हैं स्तमस के जरिए, और थायरॉयड फॉलिकल और स्ट्रोमल टिश्यू पाया जाता है उसके अंदर। थायरॉयड फॉलिकल से निकलता है T3 और T4 थायरॉक्सिन होता है, और स्ट्रोमल टिश्यू से निकलता है थायरोकैल्सिटोनिन। टेम्परेचर को रेगुलेट करने वाला आपका हाइपोथैलेमस होता है। थाइमस से जो बेटा हार्मोन निकलता है उसका नाम होता है थाइमोसिन। पोजीशन होता है बिहाइंड द स्टर्नम, वेंट्रल टू एओर्टा, इन बिटवीन द लंग्स। However, when there are situation where an organism is endangered or threatened, यानी ऑर्गेनिज्म जो फेसिंग अ वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड इन नियर फ्यूचर, यानी खतरा बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे केस में उसको जहाँ पे पाया जा रहा है वहाँ से हटा के सेफ प्लेस पे लाइए, यानी ex-situ या ऑफ साइड कंजर्वेशन होगा। तो ex-situ भी हो गया, ऑफ साइड दोनों हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑप्शंस आर करेक्ट। तो बोलते हैं किसी को अगर खतरा ज़्यादा होता है तो उसके जगह से हटा के कहीं पे सेफ प्लेस पे रखा जाता है, ऑफ साइड कंजर्वेशन या ex-situ आता है। ex-situ कंजर्वेशन में एग्जाम्पल भी पूछा जा सकता है, तो जैसे कि जूलॉजिकल पार्क एनिमल के लिए, बोटैनिकल गार्डन प्लांट के लिए, वाइल्ड लाइफ सफारीज, और आपके जो क्रायो प्रिजर्वेशन होते हैं वो किसके टाइप होते हैं बेटा? ex-situ कंजर्वेशन के। एन इंडिविजुअल हैज सर्टेन एट्रीब्यूट, दीज एट्रीब्यूट्स आर। तो एक इंडिविजुअल की या तो डेथ हो सकती है या तो बर्थ हो सकता है, आइदर मेल होगा या तो फीमेल, दोनों नहीं हो सकता। तो आंसर हो जाएगा बेटा ए और बी। जबकि एक पॉपुलेशन का जो गुण होता है उसमें पॉपुलेशन में कितने परसेंटेज की डेथ हो गई, कितने परसेंटेज की बर्थ हुआ, और कितने परसेंट मेल हैं और कितने परसेंट फीमेल, सेक्स रेशियो। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, आईओडीज आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी और स्पेस बिटवीन चाइल्ड। इंट्रायूट्राइन डिवाइस मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इन इंडिया कहलाता बेटा। ये बात तो सही होगी, और आइडियल है वो फीमेल में जो प्रेगनेंसी को डिले करना चाहती है, दो बच्चों के बीच में गैप स्पेस रखना चाहती है। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेज ऑफ आइदर प्रोजेस्टेरॉन और कॉम्बिनेशन, लेकिन कॉम्बिनेशन में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन आता है, रिलैक्सिन प्रोलैक्टिन नहीं आता, इसलिए गलत हो जाएगा।
अगर प्रोजेस्टेरॉन होता तो उसको बोलते थे मिनी पिल, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के कॉम्बिनेशन को बोलते थे मेजर पिल। तो पहला सही, दूसरा गलत, आंसर हो जाएगा सेकेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 106, इन प्रोकैरियोट सच एज इकोलाई दो दे डू नॉट हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियस डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रूआउट द सेल। सही है। कहा गया कि भाई साइटोप्लाज्म में डीएनए पाया जाता है, चारों तरफ कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, तो इसका मतलब नहीं कि पूरे साइटोप्लाज्म में डीएनए बिखरा है। तो ऐसा क्यों होता है? तो कहते हैं डीएनए कैसा चार्ज होता है बेटा? नेगेटिवली चार्ज होता है। और बेटा एक कैसा नेचर का होगा? एसिडिक। और कहते हैं इस डीएनए को पकड़ के रखता है, उसका नाम होता है बेसिक पॉलीअमाइंस। ये हो गया पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन बेसिक पॉलीअमीन इस नेगेटिवली चार्ज डीएनए को पकड़ के रखते हैं, तो पूरे साइटोप्लाज्म में फैलता नहीं है। और जिस जगह पे पाया जाता है उस जगह को न्यूक्लियस तो नहीं बोलते, लेकिन क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई होगी। यूकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो उसी के अंदर डीएनए होगा, लेकिन वहां पे भी डीएनए को पकड़ने के लिए प्रोटीन चाहिए, लेकिन वहां पे बेसिक प्रोटीन हिस्टोन नामक पाया जाता है। तो भैया प्रोकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, आर्की बैक्टीरिया को छोड़ के, और बाकी यूकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन होता है। द डीएनए इन न्यूक्लियड, मतलब जिस जगह पाया जाता है, इज ऑर्गेनाइज इन अ लार्ज लूप्स हेल्ड बाय प्रोटीन, जिसका नाम है बेसिक प्रोटीन। तो दोनों स्टेटमेंट सही हो गया, आंसर हो जाएगा फोर्थ। अगर ये असर्शन रीजन होता तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होता, ध्यान रखिएगा। रेडियो आइसोटोप P32 एंड S35 यूज्ड इन, तो बड़ा हर्से एंड चेज 1952 डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, इसका 3 स्टेप में किया गया था, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। फास्फोरस 32 जब लिया गया तो बैक्टीरियल सेल में रेडियो एक्टिविटी मिली, और जो S35 मिला तो नहीं मिला, सुपरनेटेंट में मिला। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट 1928, इन्होंने ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल बताया था। एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन लिया था स्ट्रेप्टोकाकस न्यूमोनी का, निमोनिया करता था एस वाला, आर वाला नहीं करता था। फ्रैंकलिन स्टॉल एंड मिजेंसल साहब 1958, और इन्होंने दिया था बेटा डीएनए ही जो रेप्लिकेशन होता है सेमी कंजर्वेटिव होता है, NH4Cl लिया था, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन लिया था, और हैवी आइसोटोप लिया था N15 का। पूरा नाम है मैथ्यू मिजेल्सन फ्रैंकलिन स्टॉल। तो आंसर हो जाएगा 107 का पहला। हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया एंड थैलेसीमिया। तो बेटा जो हीमोफीलिया है वो आपका सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। ये हो जाएगा बेटा आपका जिसमें ब्लीडिंग नॉन स्टॉप होती है। सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव है, और बेटा यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया में बीटा ग्लोबिन चेन क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा, GAG की जगह हो जाएगा GUG छठे पोजीशन में। तो भाई साहब एक सिंगल पॉइंट पे है तो बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। फिनाइलकीटोन्यूरिया इन बार एनरलॉग मेटाबॉलिज्म होता है, क्रोमोसोम नंबर 12 पे होता है। फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्साइलेज एंजाइम खराब हो जाता है उसका जीन, जिसके कारण से फिनाइल एलानिन टायरोसिन में नहीं बदल पाता। थैलासीमिया अल्फा और बीटा होता है, अल्फा के लिए क्रोमोसोम नंबर 16, बीटा के लिए क्रोमोसोम नंबर 11। अल्फा के लिए जो जीन होता है ये भी याद कर लेना, HBA1 और HBA2, और यहाँ पे होता है HBB। अब बेटा जीन में जितने भी एलील खराब होंगे उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा? सीवियरिटी आएगी। देखो होता है अल्फा और एक बीटा, एक क्वांटिटेटिव होता है, जबकि सिकल सेल एनीमिया कैसा होता है? क्वालिटेटिव। तो सामने सामने मैचिंग है 1 2 3 4, आंसर हो जाएगा बेटा आपका 108 का सेकेंड। सेलेक्ट द करेक्ट मैच, क्लेमाइडियासिस, हेपेटाइटिस बी, ICSI, वैसेक्टोमी। तो क्लेमाइडियासिस बेटा आपका एक प्रकार का क्या है? STI है, लेकिन कैसा है? नॉ क्यूरेबल है, मतलब अर्ली एज में डिटेक्ट हो जाएगा तो क्यूरेबल हो जाएगा। हेपेटाइटिस बी HIV इन्फेक्शन एंड जेनाइटल हर्पीज, H वाले हैं, नॉन क्यूरेबल होते हैं। ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ART का एक मेथड है, जिसमें ओवा के साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली हम लोग क्या डाल देते हैं बेटा? स्पर्म को। वैसेक्टोमी सर्जिकल प्रोसेस होता है, वास डिफरेंस को कट एंड टाइट किया जाता है। टर्मिनल मेथड होता है आपका जिसमें आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते हो, और ट्यूबेक्टोमी फैलोपियन ट्यूब को कट एंड टाइट करते हैं, फीमेल में किया जाता है। तो ये भी सामने सामने मैचिंग हुई 1 2 3 4, आंसर हो जाएगा बेटा फोर्थ। वैसे पहले से ही आंसर आ गया था आपका।
रैपिड स्पैज्म, मैस्थेनिया ग्रेविस, आर्थराइटिस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। देखिए डिस्ट्रॉफी मतलब एक जीन होता है डिस्ट्रोफिन, लार्जेस्ट जीन है, इसके डिसऑर्डर के कारण जेनेटिक डिसऑर्डर कहलाएगा आपका डीजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल। तो डी हो गया 4, एक ही ऑप्शन में था, आंसर तो आपको मिल गया। रैपिड स्पाज्म वाइल्ड कॉन्ट्रेक्शन बोलते हैं, सस्टेन्ड मसल कॉन्ट्रेक्शन होता है, करना चाहता है लेकिन पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्टेड नहीं रहता है, टिटैनी भी कहते हैं, और लो कैल्शियम आयन के कारण होता है। मैस्थेनिया ग्रेविस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अफेक्ट करता है, ऑटोइम्यून होता है, वीकनिंग ऑफ स्केलेटल मसल, फटीग भी होगा और पैरालिसिस भी होगा। अगर इन्फ्लेमेशन ऑफ ज्वाइंट बोलेंगे तो आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ज्वाइंट ड्यू टू यूरिक एसिड क्रिस्टल तो गाउट। सेक्रेटिन, एस्ट्रोजन, कॉर्टिसोल एंड पीआरएल। तो सेक्रेटिन बेटा आपका पैंक्रियाज के एक्सोक्राइन पार्ट में एक्ट करेगा और वाटर और बाइकार्बोनेट को रिलीज कराएगा। तो जीआईटी वो भी कौन सा प्लेस बोला जाए तो पैंक्रियाज, हालांकि किस भाग से निकलता है वो क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो जीआईटी से निकला और पैंक्रियाज पे काम करेगा और बेटा आपका वाटर और बाइकार्बोनेट रिलीज करवाएगा। एस्ट्रोजन, तो बेटा एस्ट्रोजन निकलता है ओवरी के डेवलपिंग फॉलिकल से। प्रोलैक्टिन एंटीरियर पिट्यूटरी, और कॉर्टिसोल बेटा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है जो निकलता है जोना फैसिकुलेटा ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। A1 और B4, तो B4 एक ही ऑप्शन में, तो आंसर हो जाएगा बेटा 111 का सेकंड। क्वेश्चन नंबर 112 मैचिंग का क्वेश्चन है। सैक्रम, देखिए सैक्रम की संख्या होती है 1, तो एक ही मैचिंग हुए 2 के साथ। देखिए कितना आसान हो गया बेटा आपका, A2 एक ही ऑप्शन में, तो आंसर मिल जाएगा थर्ड। लेकिन चलिए पूरी मैचिंग कर लेते हैं। ट्रू रिप्स होते हैं 7 पेयर, वर्टिब्रो स्टर्नल कहलाते हैं, यानी डॉर्सल साइड वर्टिब्रस स्टार्ट होंगे और कहाँ जाएंगे स्टर्नम तक। जबकि 8वां 9वां 10वां पेयर होता है आपका फॉल्स रिप, वर्टिब्रोकॉन्डल कहलाते हैं, 7वें से कार्टिलेज के जरिए जुड़ जाते हैं। 11वां 12वां होता है बेटा फ्लोटिंग रिप्स, हवा में लटक रहा है, यानी वर्टिब्रा से निकला और लटक गया, इसको खाली बोलते हैं वर्टिब्रल रिप्स। थोरेसिक वर्टिब्रा की संख्या होती है 12, क्रेनियल बोन होते हैं 8, फ्रंटल 2 पैराइटल, 1 ऑक्सीपिटल, 2 टेम्पोरल, 1 इथमॉइड और 1 स्फीनॉइड। तो चलिए 112 का आंसर हो गया थर्ड। आगे चलते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। अब चलिए प्रो से करते हैं, एक मैचिंग करा लीजिए। CAD कोरोनरी आर्टरी डिजीज, तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, फैट और कोलेस्ट्रॉल का क्या हो जाता है डिपोजिशन, और हाइपोक्सिया की कंडीशन बनती है। तो देखो आंसर तो आ गया। चलिए अगर आपको ये नहीं मालूम था तो आप इसको मैच कर सकते थे। QRS, तो बोलते हैं आपका QRS जो कॉम्प्लेक्स होता है वो बेटा आपका डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल को दिखाता है, यानी D2। देखिए D2 एक ऑप्शन में था, कितना आसान हो गया। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है 70 वैलन, C4 वो भी एक ही ऑप्शन में था, कितना आसान है। और एंजाइना को बोलते हैं एक्यूट चेस्ट पेन, B3 ये भी एक ऑप्शन में था, तो कोई भी मैच कराते आपको आंसर मिल जाता। एंजाइना को बोलते हैं एक्यूट चेस्ट पेन ड्यू टू हाइपोक्सिया। स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml, ब्लड पम्प्ड बाई ईच वेंट्रिकल आएगा, ध्यान रखिएगा। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, ब्लड ग्रुप दिया है और एंटीजन ऑन आरबीसी। तो याद रखना जो एंटीजन होता है उसी पहचान से उस ब्लड ग्रुप का नाम दिया जाता है। अगर ए एंटीजन है तो ए ब्लड ग्रुप, बी एंटीजन है तो बी ब्लड ग्रुप, और अगर दोनों एंटीजन हैं तो ए बी बोलेंगे, और कोई एंटीजन नहीं तो बोलते जीरो, पढ़ने में आता ओ। तो थर्ड क्या हो जाएगा इनकरेक्ट, यहाँ पे होना चाहिए था दोनों एंटीजन। एंटीबॉडी की बात करते हैं, जो एंटीजन होता है उसके खिलाफ नहीं होगा, दूसरे के खिलाफ। तो ए है तो बी के खिलाफ बनाएगा, बी है तो ए के खिलाफ, दोनों है तो कोई नहीं, या बोल दो नील, और कोई एंटीजन नहीं है तो दोनों के खिलाफ बन जाएगा, ए और बी के खिलाफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट, करक्यूमिन, मॉर्फिन, एंथोसाइनिन, लेसिथिन। तो देखा जाए बेटा आपका, तो करक्यूमिन आप जानते हो, आपका लेसिथिन देख लीजिए, एक प्रकार का फास्फोलिपिड है, यानी बायोमॉलिक्यूल है,
जिसका फंक्शन पता है, सेल मेम्ब्रेन बनाएगा। एंथोसायनिन पिगमेंट होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, वैक्यूल में डिपॉजिट होता है, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। मॉर्फिन और कोडीन ये बेटा एल्कोलाइड की कैटेगरी में आते हैं। करक्यूमिन और विनब्लास्टिन ये बेटा ड्रग्स की कैटेगरी में आते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। नहीं पूछा तो आंसर हो जाएगा 115 का 4। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर कॉकरोच। कॉकरोच के लिए सही स्टेटमेंट बताइए। द नंबर ऑफ हेपेटिक सेका आर मच ग्रेटर देन चैम्बर ऑफ हार्ट। तो हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 13। हेपेटिक सेका का दूसरा नाम होता है गैस्ट्रिक सेका। एट द जंक्शन ऑफ फोरगट और मिडगट पाया जाता है। तो भाई 6 से 8 है, तो गलत हो गया पहला कि भाई मच ग्रेटर है, तो गलत हो गया। पूछा क्या है? सही, यानी जिन ऑप्शन में ए है वो तो चला गया। ऑल कंपोनेंट ऑफ माउथ पार्ट्स आर पेयर्ड। ऑल कंपोनेंट पेयर्ड बोला है, गलत हो जाएगा। पेयर्ड में मैंडिबल और मैक्सिला आता है जो साइड में होते हैं। अपर लिप जो लैब्रम है या लोअर लिप जो लैबियम है, और जो अंदर आपके हाइपोफेरिंग से सब सिंगल होते हैं, इसलिए बी भी गलत हो गया। तो आंसर क्या बचा आपके पास? सिर्फ और सिर्फ सेकेंड। अ पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटीना अराइज फ्रॉम द मेम्ब्रेनस सॉकेट लाइन इन फ्रंट ऑफ आईज। बिल्कुल सही है। कंपाउंड आई के सामने एक मेम्ब्रेनस सॉकेट पाया जाता है, वहां से बेटा आपका एंटीना निकलता है। ईच आई कंसिस्ट अबाउट 2000 हेक्सागोनल तो होना चाहिए था, इसलिए भी गलत हो जाएगा। तो खाली सी सही रहा। सेलेक्ट द नाइट्रोजन कंटेनिंग केमिकल, यानी ऐसा केमिकल का नाम बताइए जो नाइट्रोजन कंटेनिंग हो। चलिए, ग्लाइसिन, यूरासिल, ग्लिसरॉल, सेरीन एंड राइबोज। तो ग्लाइसिन बेटा अमीनो एसिड है, जायज बात नाइट्रोजन होगा, अमाइनो ग्रुप। यूरासिल नाइट्रोजनस बेस हो तो नाइट्रोजन होगा। ग्लिसरॉल ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन होता है तो नहीं होगा। सेरीन बेटा अमीनो एसिड है तो होगा। ग्लाइसिन में वेरिएबल आर ग्रुप क्या होता है? H, और यहाँ पे होता है CH2OH। राइबोज बेटा शुगर है, यहाँ पे नहीं होता, O पाया जाता है। तो 1 2 3 ABD, तो आंसर हो जाएगा बेटा आपका फर्स्ट। सेलेक्ट द करेक्ट मैच। आरबीसी, आरबीसी बेटा राउंड एंड बाइकॉन्केव होता है, मोस्ट ऑफ द मैमल बोलेंगे। डब्ल्यूबीसी का शेप निश्चित नहीं होता, यही कारण है कि ब्लड कैपिलरी से बाहर आ जाता है, अमीबॉयड शेप कहलाता है। नर्व फाइबर या नर्व सेल होते हैं ब्रांच एंड लॉन्ग। कॉलमनार एपिथेलियम लॉन्ग एंड नैरो, तो सामने सामने मैचिंग है। वैसे भी A1 खाली एक ही था, तो आंसर तो आप अपने आप निकाल देते हैं। तो 118 का आंसर हो जाएगा पहला। इन द रेड डाटा बुक व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेड। तो कहते हैं बेटा रेड डाटा बुक में मीनिंग ऑफ रेड क्या है? तो सिंबल ऑफ डेंजर दैट द स्पीसीज एक्सपीरियंस थ्रू आउट द ग्लोब। ब्लड ऑफ एनिमल, रेड ऑर्गेनिज्म, सिंबल ऑफ नहीं, कहते हैं पूरे ग्लोब में जो स्पीसीज एक्सपीरियंस करते हैं। तो जैसे यहाँ पे आता है, एक होता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, जो बहुत ज्यादा एक्सटिंक्शन का खतरा होता है। एक होता है एंडेंजर्ड, खतरा है लेकिन थोड़ा सा कम। तो एक होता है एक्सट्रीमली हाई रिस्क, और एक बोलते हैं वेरी हाई रिस्क, और एक बोलते हैं हाई रिस्क। तो एक होता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एक होता है एंडेंजर्ड, और एक होता है वनरेबल। यहाँ पे एक्सट्रीमली शब्द आता है, यहाँ पे वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, और यहाँ पे हाई रिस्क। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 120, द फंक्शनिंग ऑफ द किडनीज इज efficiently monitored and regulated by hormonal feedback mechanism involving the hypothalamus, JGA and certain extent। तो बेटा हाइपोथैलेमस तो ठीक है क्योंकि ये मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है। JGA सेल से लिंक रहेगा रेनिन, और ANF कहाँ से निकलता है? हार्ट से, तो यहाँ पे हो जाएगा हार्ट। अभी वॉल ऑफ एट्रिया, आंसर हो जाएगा सेकेंड। The GFR in a healthy individual is approximately, तो बेटा 125 ml पर मिनट होगा, और एक दिन में कितना होता है? 180 लीटर पर डे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ टेक्सा। तो बेटा टेक्सा की बात करते हैं तो प्लूरल ऑफ टेक्सान होता है। मैमल्स एक बेटा आपका क्लास लेवल का टेक्सा है। प्लांट्स
तो बेटा आपका किंगडम लेवल का टैक्सा है। वीट आपका स्पीसीज लेवल का टैक्सा है। तो आंसर हो जाएगा बेटा 4। ऑल सारे क्या हैं, टैक्सा हैं, लेकिन डिफरेंट लेवल के। गैस्ट्रिन एक्ट्स ऑन द गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड इनहिबिट सेक्रेशन ऑफ HCl एंड पेप्सिनोजेन। तो गैस्ट्रिन एक्ट करता है बेटा गैस्ट्रिक ग्लैंड में और इनहिबिट करता है सेक्रेशन ऑफ HCl एंड पेप्सिनोजेन। नहीं भाई, गैस्ट्रिन गैस्ट्रिक ग्लैंड से इनहिबिट नहीं करेगा, इनहेंस कराएगा। और GIP जिसका नाम है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, वो रोकवाता है। सेक्रेटिन पैंक्रियाज पे काम करेगा और वाटर और बाइकार्बोनेट निकालेगा। जबकि जो CCK है कोलेसिस्टोकाइनिन, ये बेटा पैंक्रियाज और गाल ब्लैडर दोनों पे काम करेगा। और बेटा पैंक्रियाज से निकलवाएगा पैंक्रियाटिक जूस और गाल ब्लैडर से निकलवाएगा बाइल जूस। उल्टा कर दिया है, ये होना चाहिए था गैस्ट्रिन और होना चाहिए था GIP, तो दोनों गलत हो गया। तो आंसर हो जाएगा बेटा आपका 123 का पहला। विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मेचुलिज्म? वन स्पीसीज इज हार्म्ड एंड अदर इज अनअफेक्टेड, बोथ स्पीसीज आर बेनिफिटेड, वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड एंड अदर इज नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड। तो क्या लिखा, म्यूचुअलिज्म इसको बोलते बेटा प्लस एंड प्लस, इन दोनों को फायदा होता है। दोनों को अगर हार्म्ड, अच्छा एक हार्म्ड है यानी माइनस और एक है अनअफेक्टेड, इसको बोलते हैं अमनसालिज्म। एक बेनिफिटेड यानी प्लस, एक को ना तो फायदा ना तो नुकसान, जीरो, इसको बोलते हैं कॉमनसालिज्म। पार्शियल का टर्म नहीं है, तो आंसर हो जाएगा बेटा सेकेंड, अगर दोनों को फायदा हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एक्वेटिक एनिमल्स? वेल, सी काउ। तो भैया ये सारे कैसे होते हैं बेटा, एक्वेटिक एनिमल्स, वो भी मैमल की कैटेगरी में आते हैं, याद कर लीजिएगा। तो 125 का आंसर हो जाएगा फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मोरुला इन ह्यूमंस इज करेक्ट? तो मोरुला के बारे में ह्यूमंस में कौन सी बातें सही हैं? तो मोरुला बेटा आपका 8 से 16 होना चाहिए, क्लीवेज से बनता है और 8 से 16 ब्लास्टोमियर होना चाहिए। तो लिखते हैं इट हैज ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी ऑफ साइटोप्लाज्म एज एन अनक्लिप्ड जाइगोट बट मच मोर DNA। तो पहले बात ही सही है। कैसे? तो कहते हैं देखिए, अगर जो नॉर्मल माइटोसिस होता है तो उसमें क्या होता है, जब एक सेल डिवाइड करता है तो 2 सेल बनता है, तो साइटोप्लाज्म का बंटवारा हो गया और DNA का भी बंटवारा हो गया, दोनों सेल अलग अलग होगी। लेकिन क्लीवेज में क्या होता है कि यही साइटोप्लाज्म का बंटवारा होता रहेगा, लेकिन भाई आपका हर साइटोप्लाज्म का यही साइटोप्लाज्म का बंटवारा हुआ तो 2 हुआ, आधा आधा साइटोप्लाज्म, लेकिन आपका DNA क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस से आपका DNA जो होगा उसका अमाउंट क्या होगा, रेप्लिकेट करेगा। तो यहाँ पे अलग अलग नहीं रहते, तो कहते हैं ना कि ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी ऑफ साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म का तो क्वांटिटी इक्वल रहा, लेकिन जो DNA होगा हर सेल में एक एक न्यूक्लियस है, वो भी कैसा, डिप्लॉयड, यानी कि DNA का अमाउंट जो होगा ज़्यादा हो गया। तो अनक्लीव्ड जायगोट में DNA का अमाउंट 2n है और साइटोप्लाज्म का अमाउंट ही है। और जब 1 से 2 हो गया मान लीजिए, तो साइटोप्लाज्म वही बंटवारा हो गया, साइज भी बराबर हो गया, लेकिन DNA अमाउंट यहाँ पे 2n है और यहाँ पे 2n, 2 को इसका हो गया। अब जब इधर कर दोगे सेम साइटोप्लाज्म का बंटवारा हुआ, लेकिन अब यहाँ पे 2n 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 4, तो वही है। लेस साइटोप्लाज्म का मतलब नहीं रहा, इट हैज मोर और लेस क्वांटिटी ऑफ साइटोप्लाज्म नहीं, मोर साइटोप्लाज्म नहीं। तो साइटोप्लाज्म इक्वल बंटवारा हो गया, तो ये अनक्लीव्ड जायगोट है, देख लीजिए एक बार, नहीं तो दिमाग काम नहीं करता। अनक्लीव्ड जायगोट है और एक क्लीवेज के बाद मान लीजिए 2 और 4 स्टेज हैं, तो साइटोप्लाज्म का वही बंटवारा हो रहा है, तो दोनों में देखा जाए तो साइटोप्लाज्म बराबर दिखेगा, लेकिन DNA सब में आपका अपना अमाउंट मल्टीप्लाई कर देगा, 2n 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 2n, अमाउंट होगा 2c 2c 2c। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच
क्रॉप फील्ड, एक्वेरियम, ग्रासलैंड एंड डिजर्ट, फाइटोप्लैंक्टन। तो अगर हम देखें तो बेटा इनकरेंट मैचिंग है। क्रॉप फील्ड मैनमेड इकोसिस्टम है, और क्रॉप फील्ड में बेटा क्रॉप का डेफिनेशन होता है कि सिंगल टाइप ऑफ प्लांट, तो लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी पाई जाती है। जबकि नेचर में अलग अलग प्रकार के प्लांट बनेंगे, इसलिए वहां पर डाइवर्सिटी ज्यादा होता है। हालांकि ह्यूमन चाहे तो ढेर सारे अलग अलग प्रकार के पौधे लगा सकता है, लेकिन क्रॉप का मतलब ये होता है सिंगल टाइप ऑफ प्लांट। जैसे अगर गेहूं की खेती करो तो गेहूं आपका मेन क्रॉप होगा, उसके अलावा जो भी उसमें होगा वो आपका क्रॉप नहीं, वीड कहलाएगा। एक्वेरियम मैन-मेड इकोसिस्टम सही है। ग्रासलैंड एंड डिजर्ट टेरेस्ट्रियल सही है। फाइटोप्लैंक्टन बेटा कंज्यूमर नहीं होते हैं, प्लांट हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम के, और ये क्या कराएंगे बेटा, फोटोसिंथेसिस यानी प्रोड्यूसर की कैटेगरी में आएंगे। तो 127 का आंसर हो जाएगा बेटा फोर्थ। विच काइंड ऑफ मेरिस्टेम इज आर फ्री ऑफ वायरस। तो कहते हैं मेरिस्टेम जो मल्टीप्लाई करता है, तो जो नई नई कोशिका बन रही हो उसमें जल्दी मल्टीप्लाई नहीं करेगा, पहुंच नहीं पा रहा वहां तक। तो एक तो जाइलम और फ्लोएम का कनेक्शन भी नहीं है, और बहुत तेजी से डिवाइड करते हैं मेरिस्टेमेटिक। तो एपिकल मेरिस्टेम, एक्सिलरी बड मेरिस्टेम, दोनों में कोई भी मेरिस्टेम हो वहां पे पहुंचेगा नहीं, चाहे एपिकल हो चाहे एक्सिलरी। तो आंसर हो जाएगा बेटा 128 का 4। और क्यों नहीं पहुंचेगा तो बोल सकते हो एक रीजन ये है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इतनी तेजी से डिवाइड करते हैं कि वायरस उतना तेजी से मल्टीप्लाई होकर वहां पे नहीं पहुंचेगा। 129 मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन आर रिच फाइनेंशियली बट पुअर इन बायोडायवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। बिल्कुल सही है, गरीब को नॉलेज ज्यादा है ट्रेडिशन का, परंपरा का, और बायोडायवर्सिटी ज्यादा है। लेकिन इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन अपनी बायोडायवर्सिटी को खत्म करके आगे बढ़ गए हैं, फाइनेंशियली मजबूत हो गए हैं। ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू द बायो रिसर्च पे कैन बी एक्सप्लॉइटेड। अब क्या करते हैं, जो डेवलप्ड नेशन होते हैं पुअर कंट्रीज के पास जाते हैं, कहते हैं आपके यहाँ ये बनाएंगे वो बनाएंगे, और उनके रिसोर्स का मनमाना यूज करते हैं। तो एक्सप्लॉइट टू डेवलप्ड मॉडर्न एप्लीकेशन एंड कैन आल्सो बी यूज टू सेव टाइम, एफर्ट एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग देयर कमर्शलाइजेशन। तो बात हो गई भाई, दोनों बातें क्या हो जाएंगी, सही। तो जो ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू बायो रिसोर्सेज कैन बी एक्सप्लॉइटेड टू डेवलप्ड मॉडर्न एप्लीकेशन। तो डेवलप्ड मॉडर्न एप्लीकेशन मतलब जो डेवलप्ड कंट्री होगी वो अपने एप्लीकेशन से उसको क्या कर लेगी, एक्सप्लॉइट कर लेगी। तो कुछ नहीं करना है भाई, अलग से रिसर्च करो, उससे बढ़िया टीम भेज दो, उनसे सीख लो और तुरंत अपना काम कर लो, समय बचेगा, पैसा बचेगा। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर पी। डायडल्फस कंडीशन होती है, बिल्कुल सही है, 9+1 कंडीशन। मार्जिनल प्लेसेंटेशन होता है, वेंट्रल सूचर 2 रो पे मैच जाता है। ओवरी सुपीरियर होती है, सी गया। तो ये आंसर चला गया आपका। वैक्सलरी एस्टिवेशन ऑफ कैलिक्स, नहीं भाई पेटल का होता, तो डी के कारण आपका, तो ए बी ई एफ, तो डी के कारण ए भी गया। जाइगोमार्फिक सही है। बाई कार्पेलरी गाइनीशियम, नहीं भाई मोनोकार्पेलरी होता है, तो ए बी ई हो जाएगा, ए बी ई। आप चाहते थे ई एफ पढ़ के आंसर निकाल सकते थे। आंसर हो जाएगा बेटा आपका 130 का सेकेंड। सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बाय विच एंजाइम। तो कहते हैं इन्वर्टेज एंजाइम क्या करता है, सुक्रोज को ब्रेक डाउन कर देता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, जो इंटर कर जाते हैं ईएमपी पाथवे या ग्लाइकोलिसिस में। हेक्सोकाइनेज बेटा आपका ग्लूकोकाइनेज भी नाम होता है, ग्लूकोज के छठे पोजीशन पे फास्फेट ग्रुप को जुड़ाता है। रुबिस्कोज में कार्बोक्साइलेज और ऑक्सीजनेज एक्टिविटी दोनों पाई जाती है। लेकिन अगर C3 प्लांट बोलेंगे तो C3 प्लांट में पाया जाएगा मीजोफिल सेल में, और अगर C4 प्लांट बोलेंगे तो C4 प्लांट में पाया जाता है बंडल सी सेल के अंदर। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है, पैंक्रियाज से निकलता है इन द फॉर्म ऑफ प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। व्हाट इज द जीन पूल। तो किसी भी एक आइसोलेटेड एरिया में जो भी टोटल नंबर ऑफ एलील्स हैं, तो लिखिए टोटल जीन वन इंडिविजुअल नहीं, उस एरिया में जितने भी रह रहे हैं इंडिविजुअल, तो टोटल जीन एंड देयर एलील इन अ पॉपुलेशन। तो ये हो जाएगा आंसर सेकेंड। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच फॉर द ह्यूमन न्यूरल सिस्टम।
मल्टीपोलर न्यूरॉन, बाईपोलर न्यूरॉन, यूनिपोलर न्यूरॉन, अनमाइलिनेटेड नर्व। तो बेटा मल्टीपोलर न्यूरॉन सेरेब्रल कॉर्टेक्स में मिलता है, ज्यादातर बॉडी में मल्टीपोलर मिलता है। बाईपोलर न्यूरॉन रेटिना में ऑफ आई, ईयर के कॉक्लिया में, एंड ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम ऑफ नोज, तो आंख, नाक, कान। यूनिपोलर बेटा निकलता है इम्ब्रानिक स्टेज में। अनमाइलिनेटेड नर्व, स्वान सेल्स आर एब्सेंट, नहीं भाई, अनमाइलिनेटेड हो चाहे माइलिनेटेड हो, बस एक डिफरेंस है। अनमाइलिनेटेड में स्वान सेल चारों तरफ रखी होगी, यानी इंक्लोज्ड बाई होगा, और माइलिनेटेड में स्वान सेल उस माइलिन शीथ को लपेट ली है, यानी इनवेलप्ड आ जाएगा। तो दोनों शब्द का अंतर समझिएगा, इंक्लोज्ड एंड एनवेलप्ड। सेलेक्ट द करेक्ट मैच, रेटिकुलेट वेनेसन मोनोकॉट में, नहीं भाई, रेटिकुलेट वेनेसन डाइकॉट मोनोकॉट ज्यादा पाया जाएगा, लेकिन ज्यादातर डाइकॉट में मिलेगा, तो मोस्टली डाइकॉट में होगा। अल्टरनेट फिलोटैक्सी अपोजिट होती है कैलोट्रोपिस में। मैरीगोल्ड और सनफ्लावर में होता है बेसल प्लेसेंटेशन, सही है। जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री धतूरा में, तो बेटा सोलेनम पिटूनिया धतूरा, ये सब क्या, धतूरा मतलब किसमें आएगा, सोलेनेसी में, तो जाहिर बात सोलेनेसी में कैसा होता है, एक्टिनोमॉर्फिक, तो गलत हो गया। तो आंसर हो जाएगा बेटा 134 का थर्ड। सेलेक्ट द जेनेटिक डिसऑर्डर, तो डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, क्लाइनफिल्टर, कलर ब्लाइंडनेस, माइटोनिक डिस्ट्रॉफी, सारे जेनेटिक डिसऑर्डर हैं। लेकिन अगर पूछा जाए तो जेनेटिक डिसऑर्डर में भी कैटेगरी बनती है बेटा, एक क्रोमोजोमल लेवल पे और एक जीन लेवल पे। तो डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये दोनों बेटा क्रोमोजोमल लेवल पे हैं, जबकि हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस और माइटोनिक डिस्ट्रॉफी ये बेटा कौन से लेवल पे, जीन लेवल पे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर भी बोलते हैं। डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोजोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम ट्राइसोमी ऑफ 6 क्रोमोजोम। तो सारी बातें सही हैं, 135 का आंसर हो जाएगा 4, लेकिन याद रखिएगा कैटेगरी। तो बच्चों ये रहा डिस्कशन एफएसटी नंबर 15 का। अब आपके सामने आ रहे हैं शैलेंद्र सर, फिर आएंगे एलिस सर। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो एवरीवन, तो अभी आपके सामने क्वेश्चन नंबर 101 to 135 मनीष सर ने डिस्कस किए। अब क्वेश्चन नंबर 136 to 170 है, आई विल बी डिस्कसिंग। क्वेश्चन नंबर 136 आपके सामने मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है, पावर हाउस ऑफ सेल। तो पावर हाउस ऑफ सेल क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर एटीपी का प्रोडक्शन होगा, और एटीपी को क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इसके बाद फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कहाँ पर, क्लोरोप्लास्ट पे। क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोमा और ग्रेना, स्ट्रोमा में होगा डार्क रिएक्शन और ग्रेना में लाइट रिएक्शन। फोटोकेमिकल फेज फोटोसिंथेसिस का वो होगा ग्रेना में। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ये प्रोटिस्टा के मेंबर्स जैसे प्रोटोजोआ इसमें प्रेजेंट है, एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। गोल्गी अपरेटस, गोल्गी अपरेटस इसकी खोज कैमिलो गोल्गी ने की थी 1898, कैमिलो गोल्गी 1898। और यहाँ पर काम क्या होता है, तो ये प्रोटीन का मॉडिफिकेशन, और इसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाई जाएं। और इसका मेन फंक्शन जो गोल्गी अपरेटस का है वो है पैकेजिंग ऑफ द मटेरियल। इसके अलावा ये एक्रोसोम फॉर्मेशन, लाइसोसोम का भी फॉर्मेशन। प्राइमरी लाइसोसोम्स जो होते हैं वो पिंच्ड ऑफ होते हैं, कौन से फेज से, ट्रांसफेज से, ट्रांसफेज या मैच्योरिंग फेज। तो लाइसोसोम फॉर्मेशन। तो यहाँ पर करेक्ट मैचिंग अगर देखी जाए क्वेश्चन नंबर 136 की, तो होगी ए इज़ 4th, बी इज़ 3rd, सी इज़ 2nd एंड डी इज़ 1st। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137।
ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेडेड ड्यू टू, तो ग्रीन रेवोल्यूशन किस लिए था, ये हरित क्रांति बोलते हैं इसको, और ये क्रॉप यील्ड बढ़ाने के लिए, ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही थी, क्रॉप यील्ड बढ़ाने की ज़रूरत थी, तो क्रॉप यील्ड। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में अगर पूछा जाए तो इंडिया में होगा MS स्वामीनाथन, और अगर वर्ल्ड वाइड पूछा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग। सेमी डॉफ वैरायटी ऑफ वीट डेवलप की गई थी, वीट, राइस, मेज़, ये क्रॉप्स थी जिनके थ्रू ये अचीव किया गया था। इम्प्रूव क्रॉप वैरायटीज़ यूज़ की गई थी, सही है। बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इसमें इस्तेमाल किए गए थे, और यूज़ ऑफ एग्रोकेमिकल्स, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर में क्या क्या आएगा, इसमें फर्टिलाइज़र्स, केमिकल्स जो हैं फर्टिलाइज़र्स के फॉर्म में, और पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया गया। तो यहाँ पर आंसर होगा 137 का फोर्थ। ये सारे मेथड्स यूज़ किए गए थे, हालांकि ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो अभी सफिशिएंट नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पर जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स बेस्ड एग्रीकल्चर, और इसको टिश्यू कल्चर के थ्रू थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स तैयार किए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 138, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच, तो करेक्ट मैच यहाँ पर टर्मलाइज काइजमेटा, टर्मलाइजेशन ऑफ काइजमेटा ये कब होगा, ये डाइकाइनेसिस में, डिप्लोडीन डाइकाइनेसिस टर्मिनल स्टेज, काइजमेटा जो है टर्मिनल पोजीशन पर। फॉर्मेशन कब होता है, फॉर्मेशन होता है इसका डिप्लोडीन में, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की वजह से। ये जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो इसको स्टेबलाइज करता है ये डिसॉल्व हो जाएगा, तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होने शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये एक्स शेप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन दिखेगा, इसी को बोलेंगे काइजमेटा। तो एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स ऑफ क्रोमेटिड्स, ये क्रॉसिंग ओवर, और ये कब होता है, ये पैकेटीन स्टेज में, जाइगोटीन यहाँ पर गलत दिया हुआ है। सिनेप्सिस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, इसको बाइवैलेंट स्टेज यहाँ पर फॉर्म होगी, और क्रोमेटिड्स के बेसिस पर इसे बोलेंगे टेट्रेड, तो ये भी जाइगोटीन में होता है, ये भी गलत दिया हुआ है। अपीयरेंस ऑफ काइजमेटा, ये डिप्लोडीन स्टेज में, और ये होगा क्यों, क्योंकि डिसोल्यूशन हो जाता है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का। तो 138 का करेक्ट मैचिंग कौन सी हुई, फोर्थ। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ टर्नओवर नंबर, तो टर्नओवर नंबर क्या होता है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सबस्ट्रेट, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सबस्ट्रेट जो रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट्स, और इसमें एंजाइम का 1 मोल, एंजाइम का कितना 1 मोल, और पर यूनिट टाइम, इसको बोला जाता है टर्नओवर नंबर। और ये टर्नओवर नंबर बताता क्या है, तो ये बताता है एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम, एफिशिएंसी ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, कि एंजाइम कितने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सबस्ट्रेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट पर सेकेंड बाय यूजिंग 1 मोल ऑफ एंजाइम, ये सही है। नंबर ऑफ मोल ऑफ सबस्ट्रेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट पर मिनट बाय यूजिंग 10 मोल ऑफ एंजाइम, ये गलत हो गया। नंबर ऑफ मास ऑफ सबस्ट्रेट, ये भी गलत, मास ऑफ सबस्ट्रेट, मास नहीं, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सबस्ट्रेट, तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सबस्ट्रेट यूजिंग 1 मोल ऑफ एंजाइम पर यूनिट टाइम, जो प्रोडक्ट में चेंज होंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है, मेगास्पोर मदर सेल्स है, मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन, मेगास्पोर का, और मेगास्पोर जो फंक्शनल मेगास्पोर होगा उससे फिर फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन, इसको बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस। और मेगास्पोर से, फंक्शनल मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट का, इसको बोलते हैं मेगा गैमेटोजेनेसिस। The process of formation of megaspores from the megaspore mother cell is called megasporogenesis, ठीक है। ये megaspore mother cell undergoes meiotic division, यहाँ पर meiosis होती है,
और मियोसिस की वजह से सेल्स कितनी बनती हैं, 4, तो मतलब 4 मेगास्पोर्स बनते हैं, लेकिन उसमें से 3 जो होते हैं डीजनरेट कर जाते हैं। जो बचेगा वो कहलाता है फंक्शनल मेगास्पोर, और फंक्शनल मेगास्पोर किधर की तरफ होता है, तो ये चलेजल एंड पर। फंक्शनल मेगास्पोर होगा ये चलेजल एंड पर, और ये फिर बनाता है फीमेल गैमेटोफाइट, जिसको एंजियोस्पर्म में बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। तो मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो मियोटिक डिवीजन, ये भी सही है। 4 मेगास्पोर्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल थ्रू मियोसिस, ये भी सही है। 4 मेगास्पोर्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल थ्रू माइटोसिस, माइटोसिस नहीं, यहाँ पर मियोसिस होना चाहिए था। तो ए, बी और सी ये ऑप्शंस यहाँ पर सही हैं। सेकंड 140। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट होगा। तो कार्डियक मसल टिश्यू इज ए कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट। कार्डियक मसल टिश्यू इज ए कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट इन द ब्रेन एंड हार्ट। ब्रेन में ये नहीं है। कार्डियक मसल टिश्यू इज ए कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट इन द स्टमक। कार्डियक मसल इज वॉलंटरी, तो ये वॉलंटरी नहीं है, ये कैसा है, इनवॉलंटरी होता है। और ये जो कार्डियक मसल फाइबर्स हैं ये कैसे होते हैं, ये सिलिंड्रिकल होंगे, और ये ब्रांचिंग भी शो करते हैं, ब्रांचिंग शो करते हैं। और यहाँ पर इंटरकैलेटेड डिस्क भी प्रेजेंट होती हैं, 2 सेल्स के बीच में इंटरकैलेटेड डिस्क। और यहाँ पर क्या होते हैं, गैप जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। तो स्ट्रक्चरली ये सिमिलर होता है, इसमें स्ट्राइशंस भी प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से इसको बोला जाता है स्ट्रक्चरली सिमिलर टू स्केलेटल मसल। किसके सिमिलर है, स्केलेटल मसल के। और फंक्शनली किसके सिमिलर होता है, फंक्शनली ये स्मूथ मसल के। तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट क्या हुआ, कार्डियक मसल टिश्यू इज ए कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट। और ये जो कार्डियक मसल होगा ये कैसा होता है, ये मायोजेनिक होता है। मायोजेनिक का मतलब क्या हुआ कि जो इम्पल्स जनरेशन है वो कहाँ पर होगी, ये मसल में खुद से होती है, तो इसको बोला जाएगा मायोजेनिक। तो 141 का करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142। XO टाइप एंड XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म इज आर डेजिग्नेटेड टू बी द एग्जाम्पल ऑफ। तो ये XO और ऑटोसोम्स का भी पेयर होगा, इसी तरह से XY ऑटोसोम का भी पेयर होगा। जब गैमीट बनेंगे तो ये क्या, हैप्लॉइड स्टेज। तो एक गैमीट में ऑटोसोम्स का एक सेट और एक सेट सेक्स क्रोमोसोम का, इसी तरह से यहाँ पर। तो ये किस में, जब जिसमें ये प्रेजेंट होगा तो 2 तरीके के गैमीट्स बन रहे हैं यहाँ पर। ऑटोसोम्स तो सेम है, सेक्स क्रोमोसोम यहाँ पर अलग अलग, और यहाँ पर भी सेक्स क्रोमोसोम इसमें प्रेजेंट है, इसमें एब्सेंट है, यहाँ पर एब्सेंट हो गया। तो ये कैसा, ये भी 2 तरीके के गैमीट्स प्रोड्यूस कर रहा है, और ये कौन करता है, ये मेल। तो इसलिए ये मेल हेट्रोगैमेटी का एग्जाम्पल है। ये वाला जो है ये ह्यूमंस में प्रेजेंट होगा XY, इसके अलावा ये ड्रोसोफिला में भी है, और ये इंसेक्ट्स में। तो मेल हेट्रोगैमेटी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 142 इज फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर मेसेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट। तो मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाल, इनका जो एक्सपेरिमेंट था ये सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ DNA रेप्लिकेशन को दिखाने के लिए था। सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ DNA रेप्लिकेशन। तो इसमें क्या क्या यूज़ किया गया था, तो इसमें यूज़ ऑफ रेडियो एक्टिव फास्फोरस, सल्फ़र
ये इसमें नहीं, अल्फ्रेड हर्शेड मार्था चेज वाला जो एक्सपेरिमेंट था उसमें यूज़ किया गया था, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस और सल्फर। यहाँ पर यूज़ ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सीजियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन यूज़ किया गया था N15 और डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। इन्वॉल्वमेंट ऑफ ई कोलाई, और इसमें क्या यूज़ किया गया था, ई कोलाई। तो ये मैं सी और डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। इनकरेक्ट पूछा गया है तो इनकरेक्ट क्या होगा, ए और बी। 143rd इज सेकेंड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144। यहाँ पर करेक्ट मैच आपको बताना है। तो एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी। ये इक्वेशन किसके लिए है, ये अरिथमेटिक ग्रोथ के लिए। अरिथमेटिक ग्रोथ में क्या होता है, 1 2 3 4 इस तरह से ग्रोथ होगी एंड सो ऑन। W1 इज इक्वल टू डब्लू नॉट ई रेस टू आर टी। ये इक्वेशन है किसके लिए, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए, ज्योमेट्रिक ग्रोथ। यहाँ पर कर्व कैसा आता है, इसका कर्व होता है लिनियर और इसका होगा सिग्मॉइड शेप। ये लैग फेज, ये बीच में लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज बोलेंगे, और इसके बाद फिर स्टेशनरी फेज। आर यहाँ पर क्या है, आर रिलेटिव ग्रोथ रेट, इसी को बोलते हैं एफिशिएंसी इंडेक्स। ग्रोथ इन डॉर्सीवेंट्रल लीफ, ग्रोथ मेजरेबल है, और डॉर्सीवेंट्रल लीफ में सरफेस एरिया, इंक्रीज इन सरफेस एरिया से इसको मेज़र करते हैं। कैलस, कैलस क्या है, ये टिश्यू कल्चर में यूज़ किया जाएगा। ये मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, इसमें कैलस में शूट भी फॉर्मेशन हो सकता है, रूट्स का भी फॉर्मेशन हो सकता है। ये डिपेंड करेगा ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के रेशियो पे। अगर ऑक्सिन साइटोकाइनिन के बराबर है तो ये मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल ही रहेगा। अगर ऑक्सिन ज़्यादा है साइटोकाइनिन से तो रूट का फॉर्मेशन, और अगर साइटोकाइनिन ज़्यादा है ऑक्सिन से तो यहाँ पर शूट का फॉर्मेशन। तो 144 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ए इज़ फर्स्ट एंड बी इज़ फोर्थ, सी इज़ थर्ड। ए फर्स्ट, ए की से बल्कि समझ में आ रहा है, ए फर्स्ट जो है वो सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 145। 145 में क्या है, सेलेक्ट द 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। यहाँ पर आपको 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड बताना है। तो RUBP, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, ये क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर का काम करेगा किसमें, C3 प्लांट्स में। तो यहाँ पर RUBP ये 5 कार्बन है। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये C3 प्लांट में फर्स्ट प्रोडक्ट होता है। 2 मॉलिक्यूल बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का जब फिक्सेशन होता है, और इसमें कितने, 3 कार्बन है। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ये 4 कार्बन वाला है, और ये फर्स्ट प्रोडक्ट होता है C4 प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन पे। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर का काम करता है C4 प्लांट्स में, और इसमें कार्बन कितने हैं, इसमें कार्बन होते हैं 3, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। इसके बाद ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को कन्वर्ट किया जाता है मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड में। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ये मीज़ोफिल सेल्स में बनता है, और इसके बाद इसको कन्वर्ट किया जाता है मैलिक एसिड में या फिर एस्पार्टिक एसिड में। और ये मैलिक एसिड फिर प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू, प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, ये जंक्शंस हैं मीज़ोफिल सेल्स और बंडल शीथ सेल्स में के बीच में। तो ये मैलिक एसिड को ट्रांसपोर्ट करेगा, C4 है, ये भी 4 कार्बन का है, और ये ट्रांसपोर्ट होकर के आता है बंडल शीथ सेल्स में, जहाँ पर इसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है। तो 4 कार्बन वाले ये हो गए, और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ये 4 कार्बन का। तो आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146। 146 में गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन।
ऑल रूट्स आर नॉट पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। जियोट्रॉपिक का मतलब, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक का मतलब रूट जो होगी टुवर्ड्स ग्रेविटी बढ़ेगी, तो मोस्टली रूट्स कैसी नीचे की तरफ जाती हैं, तो ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। लेकिन कुछ रूट्स इसका एक्सेप्शन भी हैं। इन राइजोफोरा मेनी रूट्स कम आउट ऑफ द ग्राउंड एंड ग्रो वर्टिकली अपवर्ड्स। राइजोफोरा किसका एग्जाम्पल है? ये मैंग्रोव वेजिटेशन का एग्जाम्पल है। और ये कहाँ पर? दलदली स्थानों में, जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होगी। इसी वजह से रूट्स जो होती हैं ये बाहर की तरफ आ जाती हैं, और ये रेस्पिरेटरी रूट्स, रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं, रेस्पिरेटरी रूट्स। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। और ऑल रूट्स आर नॉट पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, तो ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्योंकि कुछ रूट्स जो हैं ये वर्टिकली अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ ग्रो करती हैं। तो असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और रीज़न इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। 146 का करेक्ट आंसर होगा फोर्थ। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147। तो इन इकोसिस्टम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज लेस देन ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी क्या है? प्रोडक्टिविटी इज रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। बायोमास का जो प्रोडक्शन का रेट है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर या किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर में इसको एक्सप्रेस करते हैं। और प्रोडक्टिविटी दो तरीके की होगी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में जो बनेगा उसको हम लोग ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है कि इकोसिस्टम में नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, अब फोटोसिंथेसिस में जो बनेगा उसमें जो रेस्पिरेटरी लॉसेस होते हैं उसके बाद जो बचेगा उसे बोला जाएगा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज़ लेस देन ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये स्टेटमेंट ठीक है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस फोटोसिंथेसिस लॉसेस इज़ द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो फोटोसिंथेसिस में तो बनेगा, तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं, यहाँ पर रेस्पिरेटरी लॉसेस होना चाहिए था। तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गया। असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स। तो 147 का करेक्ट आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच फॉर प्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है हेट्रोफिली। प्लास्टिसिटी का एग्जाम्पल है हेट्रोफिली, डिफरेंट टाइप की लीव्स। और ये लीव्स जो हेट्रोफिली जो होती हैं ये इन्वायरमेंट के इन्फ्लुएंस से भी हो सकती हैं या फिर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर जुवेनाइल प्लांट, एडल्ट प्लांट, ये लार्कस्पर का दिया हुआ है और ये ठीक है। जुवेनाइल स्टेज में इसकी लीव्स कुछ अलग तरीके की और एडल्ट स्टेज में इसकी लीव्स दूसरी तरीके की। और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में ये बटर कप का दिया हुआ है, लेकिन ये टेरेस्ट्रियल नहीं, ये एक्वेटिक हैबिटेट है। तो ये इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस की वजह से है। तो एक्वेटिक हैबिटेट एग्जाम्पल होगा यहाँ पर बटर कप। अगर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की बात की जाए तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में लीव्स का शेप इस तरह से होता है। तो इनकरेक्ट पूछा गया है, इनकरेक्ट मैच होगा यहाँ पर थर्ड। नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। सिंपल टिश्यू, हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकॉट स्टेम, कॉम्प्लेक्स टिश्यू एंड डेड सेल्स। सिंपल टिश्यू ये क्या है? ये पैरेन्काइमेटस, पैरेन्काइमा सेल्स हैं, मेजर पार्ट बनाते हैं ये प्लांट का। थिन सेल वॉल होते हैं और क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है कभी कभी, तो जिसको बोला जाता है क्लोरेनकाइमा। अगर पैरेन्काइमा में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो इन सेल्स को बोला जाएगा क्लोरेनकाइमा। और यहाँ पर ये सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हो सकती हैं या फिर इनके बीच में लिटिल इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट हो सकते हैं।
हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकॉट स्टेम, ये क्या है, ये कोलेनकाइमा का एग्जाम्पल दिया हुआ है। कोलेनकाइमा में कॉर्नर्स पे डिपोजिशन होता है पैक्टिन का, सेलुलोज का और हेमी सेलुलोज का। कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या है, ये फाइबर्स और डेड सेल्स। डेड सेल्स क्या है, ये स्क्लेरिड्स। तो यहाँ पे गलत कौन सा हुआ, गलत हुआ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ये स्क्लेरेनकाइमा फाइबर दिया हुआ है। स्क्लेरेनकाइमा दो तरीके का, फाइबर और स्क्लेरिड्स। तो ये स्क्लेरेनकाइमा फाइबर। तो ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू नहीं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम ये उसका कंपोनेंट है। तो इनकरेक्ट हुआ यहाँ पर थर्ड। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच, मेकिंग आरएनए फ्रॉम आरएनए इज ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए से आरएनए। मेकिंग आरएनए टू डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, सही है ये। यहाँ पर एंजाइम होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। मेकिंग डीएनए टू डीएनए, दिस इज रेप्लिकेशन। एंड मेकिंग आरएनए टू प्रोटीन, ये होगा ट्रांसलेशन। करेक्ट मैच पूछा गया, करेक्ट यहाँ पर होगा सेकंड। 150 का करेक्ट आंसर सेकंड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 151। 151 में कह रहे हैं गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, असर्शन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन है। साइकस इज ए टाइप ऑफ लिविंग फॉसिल, ठीक है, साइकस लिविंग फॉसिल है। रीज़न दिया हुआ है साइकस इज हेट्रोस्पोरस। तो ये रीज़न स्टेटमेंट सही है बट इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। लिविंग फॉसिल के लिए क्या होना चाहिए, लिविंग फॉसिल के लिए नो मेजर चेंज, नो मेजर चेंज हैज़ टेकन प्लेस सिंस इट्स ओरिजिन, तब इसे लिविंग फॉसिल बोलते हैं। जब से ये बना है, जब से ओरिजिन हुई है तब से ये वैसा ही है, कुछ मेजर चेंजेस नहीं आए हैं, तो इसको बोला जाएगा लिविंग फॉसिल। नो मेजर चेंजेस टेकन प्लेस सिंस इट्स ओरिजिन। और दूसरा या फिर हो सकता है इट इज़ द ओनली सर्वाइविंग मेंबर। इसका जो पूरा ग्रुप था उसमें सर्वाइविंग मेंबर जो बचा है सिर्फ यही साइकस बचा हुआ है। रिलेटेड जो ऑर्गेनिज्म थे इसके वो सब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, तब इसे लिविंग फॉसिल। तो यहाँ पे असर्शन सही है, रीज़न सही है, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो 151 का आंसर होगा फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 152। सेलेक्ट द करेक्ट मैच। यहाँ पर आपको करेक्ट मैच बताना है। थिक क्यूटिकल, थिक क्यूटिकल किसके लिए, ये रिड्यूस करेगी वाटर लॉस को। क्यूटिकल कहाँ पर एब्सेंट होती है, तो ये एब्सेंट होती है रूट्स में, क्योंकि रूट्स के थ्रू होना होता है वाटर एब्जॉर्प्शन। नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया कोरोलॉइड रूट्स में प्रेजेंट है। कोरोलॉइड रूट्स कहाँ पर हैं, ये साइकस में। पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब किसके लिए, मेल गैमीट्स को कैरी करने के लिए, और जिसमें पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन उसको के थ्रू बोलते हैं, उसको बोला जाता है साइफोनोगैमी। और यहाँ पे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता क्यों है, क्योंकि मेल गैमीट्स जो होते हैं नॉन मोटाइल हैं, मेल गैमीट्स आर नॉन मोटाइल, इसलिए यहाँ पर पॉलन ट्यूब इनको लेकर के जाएगी। ओव्यूल्स, ओव्यूल्स को बोला जाता है मेगास्पोरेंजियम। इनफैक्ट ये इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजिया है। तो यहाँ पर 152 मैचिंग सामने ही दी हुई है। ए इज़ फर्स्ट, बी इज़ सेकंड, सी इज़ थर्ड एंड डी इज़ फोर्थ। 152 के बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 153।
153 में सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। ये नेरीज ऑर्गेनिज्म जो यहाँ पर दिखाया गया नेरीज है, एनिलिडा का मेंबर है और यहाँ पर पैरापोडिया प्रेजेंट है, स्विमिंग में हेल्प करता है। ये एडेम्सिया और एडेम्सिया सीलेंट्रेटा का मेंबर है, सीलेंट्रॉन कैविटी है और ये पॉलिफॉर्म में, पॉलिप कैसा होगा सिलिंड्रिकल, तो पॉलिफॉर्म। एक आयनोडर्मेटा डायग्राम जो दिया हुआ है वो ऑफियूरा का, ऑफियूरा क्या है, ऑल्सो नोन एज ब्रिटल स्टार, इसे ब्रिटल स्टार भी बोलते हैं। और एक आयनोडर्मेटा का करेक्टरिस्टिक फीचर क्या होगा, वाटर वैस्कुलर सिस्टम, इसी को बोलते हैं एम्बुलेक्रल सिस्टम। और ये ऑर्गेनिज्म दिया हुआ है एसिडिया का, और एसिडिया वर्टिब्रेटा नहीं है, ये क्या है, ये सिफेल यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेट्स हैं, सैल्पा, एसिडिया एंड डोलियोलम। और यूरोकॉर्डेटा में क्या नोटोकॉर्ड जो होती है हेड टू टेल, और ये परसिस्ट करती है थ्रू आउट लाइफ। तो यहाँ पर इनकरेक्ट मैच हुआ फोर्थ। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 154, और इसमें भी आपको करेक्ट मैच बताना है, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। तो करेक्ट मैच यहाँ पर क्या होगा, यू स्पॉन्जिया। यू स्पॉन्जिया किसमें, यू स्पॉन्जिया इज मेंबर ऑफ पोरीफेरा, बाथ स्पंज। ऑरिलिया, ऑरिलिया क्या है, जेलीफिश, और ये किस में आएगा, सीलेंट्रेटा, मेडुसा फॉर्म में होता है ये, मेडुसा मतलब एम्ब्रेला फॉर्म। हेरोडिनेरिया, हेरोडिनेरिया ब्लड सकिंग लीच है और ये किसका मेंबर है, एनिलिडा का। ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फिऑक्सस, लैंसलेट, ये सब सिफेलोकॉर्डेटा। तो करेक्ट मैचिंग यहाँ पर हुई, ए इज थर्ड एंड बी इज फर्स्ट, सी इज 4 एंड डी इज सेकेंड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 155, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। निमोनिया, एलर्जी, एड्स एंड मलेरिया। तो निमोनिया क्या है, ये बैक्टीरियल डिजीज़, बैक्टीरिया से होगा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वाले चैप्टर में न्यूमोनिया बैक्टीरियल डिजीज़, और ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। और दूसरा इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म दिया हुआ है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, और ये दोनों ही क्या है, बैक्टीरिया। एलर्जी, एलर्जी में क्या कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन बढ़ेगा, तो IgE। एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, किससे रिलेटेड है, वायरल डिजीज़ है, HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। और मलेरिया, मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोअन डिजीज़ है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, ये इसकी स्पीसीज़ हैं जिनसे मलेरिया होगा। तो यहाँ पर A इज़ सेकेंड, B इज़ फर्स्ट, C इज़ थर्ड एंड D इज़ फोर्थ। 155 इज़ फोर्थ। नाउ क्वेश्चन नंबर 156, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। यहाँ पर आपको करेक्ट मैच बताना है। लैक्टोज, लैक्टोज के लिए एंजाइम कौन सा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, लैकोप्रोन दिया हुआ है। फ्रैंकोइज जैकब, फ्रैंकोइज जैकब ये क्या थे, जेनेटिसिस्ट थे। रिलीज फैक्टर, रिलीज फैक्टर टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन, ये बैक्टीरिया में प्रोकैरियोट्स में RNA पॉलीमरेज के साथ जब यहाँ पर रो फैक्टर आकर के जुड़ता है तो ये टर्मिनेशन करेगा। और सिग्मा फैक्टर ये इनिशिएशन।
जैक मोनॉड ये होगा बायोकेमिस्ट, और इन लोगों ने फ्रैंकोइस जैकब और जैक मोनॉड इन्होंने एल्यूसिडेट किया था, एल्यूसिडेशन ऑफ लैकोप्रोन। क्वेश्चन नंबर 156 का मैचिंग सामने दिया हो, तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 157। 157 में UUG ये क्या है, ये ल्यूसीन कोडॉन्स है, ये ट्रिपलेट्स होते हैं ये, और एक कोडॉन जो होगा एक अमाइनो एसिड को कोड करता है, इसी को बोला जाता है अनएम्बिगस नेचर ऑफ जेनेटिक कोड। स्पष्ट मीनिंग है, क्लियर मीनिंग है। फिर GUA ये किसके लिए, ये वैलिन के लिए। CAU किसके लिए, हिस्टिडीन के लिए। और CCA ये प्रोलीन के लिए। तो यहाँ पर करेक्ट मैचिंग होगी थर्ड। A इज़ फर्स्ट, B इज़ फोर्थ, C इज़ थर्ड एंड D इज़ सेकेंड। Now we move to another question. The primers used during annealing step of PCR. PCR में सबसे पहले होगा डीनेचुरेशन, टेम्परेचर होता है 94 to 96 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर इसके बाद है एनीलिंग, ये 40 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर। डीनेचुरेशन में हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होते हैं ये ब्रेक होते हैं, दोनों स्टैंड सेपरेट हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर ये 3 प्राइम एंड, ये इसका 3 प्राइम एंड, 3 प्राइम एंड पे प्राइमर्स आकर के ऐड होते हैं। और इसके बाद फिर ये एलोंगेशन वाला और एक्सटेंशन में एंजाइम यूज़ होगा पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज। तो ये प्राइमर्स क्या हैं, प्राइमर्स ये टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, शॉर्ट चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स बोलेंगे। 2 सेट ऑफ प्राइमर्स आर यूज्ड, 2 प्राइमर्स यूज़ किए जाते हैं किस एंड पर, 3 प्राइम एंड पर। The integration of natural science and organism cells parts thereof and molecular analogues for products and services. इंटीग्रेशन किसको इंटीग्रेट किया गया, नेचुरल साइंस को। नेचुरल साइंस में क्या क्या, जैसे यहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गया, मॉलिकुलर बायोलॉजी हो गया, किसके साथ, ऑर्गेनिज्म वगैरह के साथ, पार्ट्स उनके या सेल, मॉलिकुलर एनालॉग्स जो सिंथेटिक बायोमॉलिक्यूल्स हैं, बायोमॉलिकुलर एनालॉग्स कहलाएंगे, फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो ये बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इसने दिया था, EFB। और इसमें दोनों ही पार्ट कवर किए गए हैं, दोनों एरा, एक है ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी और दूसरा है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। तो ये क्या हो गया 159, दिस इज डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 160। विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड फॉर्म्स इन मीजोफिल सेल। तो मीजोफिल सेल्स में जब एटमॉस्फेयर से CO2 आएगी, ये बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, ये फॉस्फोइनॉल पायरुवेट ये इसको एक्सेप्ट करता है और ये चेंज होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड फिर कन्वर्ट किया जाता है मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड में। और फिर इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है बंडल शीथ सेल्स में, बंडल शीथ सेल्स। तो 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो मीजोफिल सेल्स में बने वो कौन से, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड, ये सारे ही क्या हैं 4 कार्बन कंटेनिंग। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 4th, 160। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 161। सेलेक्ट द ऑड ऑप्शन फॉर contrasting traits studied by Mendel in P।
तो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स जो स्टडी किए गए थे मेंडल के द्वारा वो कौन से, डॉफ, वाइट, रिंकल्ड, एक्सियल। तो ये वैसे तो ये सारे कॉन्ट्रास्टिंग हैं ट्रेड्स। डॉफ जो होगा ये टॉल, वाइट, वायलेट, रिंकल्ड जो राउंड, एक्सियल, टर्मिनल। लेकिन यहाँ पर ये सारे जो डॉफ, वाइट और रिंकल्ड हैं ये रिसेसिव हैं, ये भी रिसेसिव है, ये भी रिसेसिव ट्रेट है, जबकि एक्सियल जो होगा ये डोमिनेंट ट्रेट है। एक्सियल पोजीशन जो होती है फ्लावर की वो डोमिनेंट है। यहाँ पर लीफ, यहाँ पर ये जो फ्लावर प्रेजेंट होगा ये डोमिनेंट, और टर्मिनल पोजीशन ये रिसेसिव। तो ऑड कौन सा हुआ, फोर्थ। Question number 162, given below are two statements. The mammary glands of the female undergo differentiation during pregnancy. तो प्रेगनेंसी के वक्त यहाँ पर जो मिल्क का प्रोडक्शन जिसको लैक्टेशन बोला गया, किसकी वजह से, ये यहाँ पर प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन। प्रोलैक्टिन का काम क्या है, ये प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, और ऑक्सीटोसिन जो होता है ये इजेक्शन ऑफ मिल्क। प्रेगनेंसी के वक्त ये काम करेंगे। मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम में IgA एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, और ये किसको मिलेगी, न्यूबॉर्न बेबी को मिलेगी। और ये किसका एग्जाम्पल हुआ, किस तरह की इम्यूनिटी का, तो ये एग्जाम्पल होगा नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ मिल रहे हैं और ये नेचुरली मिल रहे हैं, तो इसलिए नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 163। सेलेक्ट द करेक्ट मैच। राइबोसोम, ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो राइबोसोम क्या होगा, ये साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ग्राम निगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये टाइप ऑफ बैक्टीरिया स्टेनिंग टेक्निक पे डिपेंड करेगा। ग्राम पॉजिटिव जो होगा ये प्राइमरी स्टेन जो होता है रिटेन करता है, ये रिटेन करता है प्राइमरी स्टेन को। और ग्राम निगेटिव जो होगा, इसको ग्राम निगेटिव इसलिए बोला जाएगा क्योंकि इसका प्राइमरी स्टेन जो होगा वो वॉश आउट हो जाता है, इट विल नॉट रिटेन इट। और यहाँ पे काउंटर स्टेन किया जाता है। काउंटर स्टेन के लिए सैफ्रनिन यूज़ करते हैं। सैफ्रनिन की वजह से ये तो वॉयलेट ही रहता है जो प्राइमरी स्टेन था, बट ये प्राइमरी स्टेन इसका वॉश आउट हो जाएगा तो ये हो जाता है पिंक कलर का। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल ये किस में प्रेजेंट है, ये एब्सेंट होगा एनिमल सेल्स में, प्लांट सेल्स में प्रेजेंट है। लगभग 90% स्पेस ऑक्यूपाई करता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स के अलावा यहाँ पर जो स्टेरॉयड हार्मोन्स वगैरह हैं वो भी। तो 163 का करेक्ट आंसर यहाँ पर A is 4। तो एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, A is 4, B is 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन 164। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच फॉर प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के लिए आपको इनकरेक्ट मैच बताना है। तो बीटा प्लेटेड शीट, अल्फा हेलिक्स, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर एंड प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, ये अमाइनो एसिड की चेन है। यहाँ पर टाइप ऑफ अमाइनो एसिड सीक्वेंस पता करने के लिए प्राइमरी स्ट्रक्चर हेल्पफुल है, और इसमें बॉन्ड प्रेजेंट होता है पेप्टाइड। इसके बाद यहाँ पर बीटा प्लेटेड शीट। बीटा प्लेटेड शीट में क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट है। पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी प्रेजेंट है। अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के। और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में 2 और मोर देन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स।
टर्शरी स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट होंगी। तो ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो इनकरेक्ट बताना था, इनकरेक्ट यहाँ पर फोर्थ। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होगा स्ट्रेट चेन होगा, प्लेटेड शीट के फॉर्म में नहीं। द 70S राइबोसोम इज प्रेजेंट इन 70S और 80S, ये राइबोसोम के टाइप्स। 70S वाला किस में होगा, ये प्रोकैरियोटिक सेल में होता है, प्लस यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेल्स, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में भी। और 80S वाला यूकैरियोटिक सेल में। तो 70S राइबोसोम इज प्रेजेंट इन ई कोलाई, यूग्लिना, अगेरिकस, स्फेगनम, फ्लाइंग फिश। ई कोलाई क्या हो गया, प्रोकैरियोट हो गया ये। बाकी यूग्लिना ये प्रोटिस्टा का मेंबर है, अगेरिकस फंजाई, स्फेगनम ब्रायोफाइट, फ्लाइंग फिश ये यूकैरियोट। तो ये सभी में 70S प्रेजेंट होगा ऑल, क्योंकि यूकैरियोट्स में 70S और 80S दोनों ही प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 166, ए साइंटिस्ट फाउंड ए ऑर्गेनिज्म इन ए प्लेस, दिस ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन रिलीजेस थ्रू फोटोसिंथेसिस, दिस ऑर्गेनिज्म आर मे बी मेंबर ऑफ विच किंगडम। तो ये ऑर्गेनिज्म किसका मेंबर हो सकता है, ये मोनेरा का, प्रोटिस्टा का, प्लांटी का, फंजाई या एनिमेलिया। तो यहाँ पर बात हो रही है ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस की। ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस मोनेरा में जो है वो साइनोबैक्टीरिया करता है। बाकी ग्रीन एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया जो है वो नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा ये कहाँ पर, बाकी जो ग्रीन है प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स जो फोटोसिंथेटिक है वहाँ पर, प्लांट्स में प्लांटी के जो मेंबर्स हैं। फंजाई और एनिमेलिया ये कैसे होते हैं, ये हेट्रोट्रोफिक। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो आंसर होगा मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड प्लांटी, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, इन सम लेग्यूमिनस प्लांट्स द लीफ बेस में बिकम swollen विच इज़ कॉल्ड द पल्विनस। तो यहाँ पर लीफ बेस जो होता है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, फूला हुआ सा। तो इसी को बोलते हैं पल्विनस लीफ बेस। और ये लीफ लैमिना, लीफ लैमिना में क्या, वेन्स और वेनलेट्स का अरेंजमेंट जिसको बोलते हैं वेनेशन। तो इन सम लेग्यूमिनस प्लांट्स द लीफ बेस बिकम swollen विच इज़ पल्विनस। तो पल्विनेट होती है ये, और स्टिप्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो स्टिपुलेट भी होती हैं। और एक इसमें फेबेसी के मेंबर्स में। द लेमिना ऑफ द लीफ ब्लेड इज द ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ विद वेन्स एंड वेनलेट्स, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो 167 का करेक्ट आंसर होगा फोर्थ। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लेबोरेटरी ए साइंटिस्ट वर्किंग ऑन ह्यूमन सेल्स कल्चर, he observed on a single human cell, then after 10 days how many human cells are formed through division in laboratory। तो ह्यूमन सेल का सेल साइकिल कितना होता है, 24 आवर्स। तो यहाँ पर 2⁻n, n क्या है, नंबर ऑफ सेल साइकिल्स। 10 दिन में कितना, 10 सेल साइकिल्स हो जाएंगी। तो 2⁻10, ये कितना आएगा, ये आएगा 1024। तो 10 दिन के बाद हमें इतनी ह्यूमन सेल्स मिलेंगी अगर हम एक सेल से स्टार्ट करते हैं तो। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट मैच, यहाँ पर आपको करेक्ट मैचिंग बतानी है। मैलिक एसिड, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, एटीपी सिंथेज एंड एथेनॉल। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, इसमें बनेगा एथेनॉल। एटीपी सिंथेज, एटीपी सिंथेज FO F1 पार्टिकल्स, दो कंपोनेंट्स होते हैं। एटीपी सिंथेज की एक्टिविटी होती है F1 में, जब प्रोटॉन्स, 4 प्रोटॉन्स यहाँ से क्रॉस करेंगे FO F1 के थ्रू, तब ये एक्टिवेट हो जाता है एटीपी सिंथेज, और ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से ये ATP का फॉर्मेशन करता है।
फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ये कहाँ पर, ये ग्लाइकोलिसिस में बनेगा 1,3 बेस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और इस स्टेप में ATP का प्रोडक्शन भी होता है 1,3 बेस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ग्लाइकोलिसिस में, और यहाँ पर ATP का भी प्रोडक्शन होगा। मैलिक एसिड जो होता है ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है, फ्यूमरिक एसिड से बनाते हैं मैलिक एसिड, और मैलिक एसिड से फाइनली फिर बनता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो फिर एसिटाइल कोएंजाइम A के साथ मिल करके क्रेब्स साइकिल की शुरुआत करेगा, बनेगा यहाँ पर सिट्रिक एसिड। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 169 का A इज थर्ड, B is first, C is second, and D is fourth. Now we move to another question, question number 170. Interestingly, the discovery of each of the 5 major groups of PGRs have been accidental. All this started with the observation of, ये किसका था observation? चार्ल्स डार्विन and his son Francis Darwin. When they observed that the coleoptiles of candy grass responded to unilateral illumination by growing towards the light, जब इस पे यूनिलैटरल लाइट डाली गई थी तो ये किधर की तरफ मुड़ गया था, लाइट की तरफ, बेंडिंग टुवर्ड्स लाइट। और ये हुआ क्यों था, क्योंकि डार्कर साइड पर ऑक्सीजन का डिपोजिशन, जिसकी वजह से एक्यूमुलेशन हुआ था यहाँ पर, और इसकी वजह से यहाँ पर बैक साइड में ग्रोथ ज़्यादा होगी, और इसी की वजह से ये बेंडिंग। तो ये चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन, करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट। सो आई हैव कवर्ड माई पोर्शन, नाउ फर्दर डिस्कशन विल बी कैरिड बाई एलिस सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों, तो अब मैं आपको 171 से आगे के क्वेश्चन करा रहा हूँ। चलिए देखिए, लिखा हुआ है कि सेलेक्ट द करेक्ट मैच। करेक्ट मैच आपको सेलेक्ट करना है प्लैंक्टॉन्स। प्लैंक्टॉन्स किसे कहते हैं बेटा, तो आपसे कहा गया जो फ्लोट करे वाटर सरफेस पर, है ना। और अगर वो प्लांट है तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स, अगर वो एनिमल है तो जू प्लैंक्टॉन्स। तो प्लैंक्टॉन्स के लिए कनेक्शन आपके पास ए का फर्स्ट बन जाएगा। चलिए देखिए, प्रोटोजोन। प्रोटोजोन आपके पास यूनिसेलुलर एनिमल है, जिसे हम प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स कह सकते हैं। तो बी का क्या हो जाएगा, सेकेंड। इसके अलावा मैं अगर थर्ड के बारे में बात करूं तो थर्ड में क्या लिखा है, स्पोर ऑफ स्लाइम मोड्स। तो स्लाइम मोड्स के स्पोर में आपको ट्रू वॉल देखने को मिलेगी, लेकिन इन द केस ऑफ प्लाज्मोडियम उसमें ट्रू वॉल देखने को नहीं मिलती, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन भी होती है। तो ये हो जाएगा थर्ड। उसके अलावा डाइकैरियोटिक स्टेज, मतलब इन द फंजाई कैरियोगैमी तो हो, सॉरी आपके पास प्लाज्मोगैमी तो हो लेकिन कैरियोगैमी ना हो, उस कंडीशन पर जो आपके गैमेटिक न्यूक्लियाई हैं वो दो अलग अलग दिखाई देंगे। इस स्टेज को हम डाइकैरियोटिक स्टेज कहते हैं। आपको बेसिडियो और एस्कोमाइसिटीज में डाइकैरियोटिक स्टेज देखने को मिल सकती। तो डी का आंसर क्या हो जाएगा, 4। तो ये मैचिंग बिल्कुल सही है, ए फर्स्ट, बी सेकेंड, सी थर्ड, डी 4। तो इस तरह से 171 का आंसर फर्स्ट बन जाएगा बेटा। ठीक है, अगला देखिए, आप इस फोटो को देखिए और पूछ रहा है इनकरेक्ट ऑप्शन बताइए। इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन के बारे में पूछ रहा है गिवन डायग्राम। तो इस डायग्राम को देखकर आपको ये पता चल गया होगा कि ये जाइलम ट्रैकीड्स है। क्या है, जाइलम ट्रैकीड्स। और जाइलम ट्रैकीड्स अगर ये हैं तो ये सेल कैसी है, एलोंगेटेड सेल्स होती हैं। आपको पता है इनके एंड्स कैसे होते हैं, एंड्स इनके टैपर्ड होते हैं। और उसके अलावा इसमें लिग्निन का डिपोजिशन भी होता है। किसका डिपोजिशन है, लिग्निन का डिपोजिशन है। और लिग्निन का डिपोजिशन जहां पर नॉन यूनिफॉर्म होगा वहां पर पिट्स भी देखने को मिल जाएंगे, पिट्स आर प्रेजेंट। तो आपके पास पिट्स भी देखने को मिल जाएंगे। और जाइलम ट्रैकीड्स क्या करेगा, तो ये आपके पास वाटर के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा। किस में हेल्प करेगा, वाटर के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करने वाला है। तो ये बताइए, अगर किसी में लिग्निन का डिपोजिशन है तो बेटा वो याद रखिएगा वो नॉन लिविंग होता है। नॉन लिविंग मतलब डेड। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये वाली नॉन लिविंग है, यस,
वाटर के ट्रांसपोर्ट में है, यस। कंपोनेंट ऑफ सिंपल टिश्यू, तो जाइलम ट्रैकीड्स जाइलम का पार्ट है, और जाइलम जो है वो आपके पास कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो ये बात याद रखिए, सिंपल टिश्यू नहीं है, ये वाली बात सही है। तो गलत बात निकालनी थी, तो आपके पास थर्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 172 का थर्ड। आगे देखिए, स्मॉलेस्ट स्टेज ऑफ एम फेज ऑफ सेल साइकिल। आपके सेल साइकिल में एम फेज की स्मॉलेस्ट फेज बतानी, तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि एम फेज को 4 सब फेजेस में बांटा गया। पहली फेज इज कॉल्ड प्रोफेज, फिर दूसरी मेटाफेज, तीसरी एनाफेज, और चौथी हो गई आपके पास टीलोफेज। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी फेज प्रोफेज होती, उसके बाद जो जवाब आता है वो आता है टीलोफेज का, उसके बाद क्या आता है? मेटाफेज, और सबसे छोटी फेज आती है आपके पास एनाफेज। स्मॉलेस्ट फेज होती है एनाफेज, जबकि आपके पास लॉन्गेस्ट फेज है एम फेज की प्रोफेज। तो यहां पर उसने स्मॉलेस्ट पूछा है, तो आप जवाब क्या दोगे? एनाफेज। आगे आइए, लिखा हुआ है कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ फॉर प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 के लिए करेक्ट ऑप्शन निकालना है। तो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, तो अगर मैं स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर की बात करूं तो ये काम एनाफेज में भी हो जाएगा और एनाफेज 2 में भी, लेकिन ये काम नहीं है प्रोफेज का, तो ये तो बात गलत हो गई। फिर लिखा है सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। तो यहां पर दो तरह की बातें हो सकती हैं। अगर मैं आपसे कहूं सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, तो ये पूरे सेपरेशन की अगर बात कर रहा है, तो पूरा सेपरेशन अगर बात करी जाए और यहां पर हम लिखें टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल, तो आपके पास ये जवाब किसका हो जाएगा? तो ये जवाब हो जाएगा एनाफेज 1 का। किसका? एनाफेज 1 का। बेटा याद रखिएगा, सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम तो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स के डिसोल्यूशन से भी होता है, लेकिन वो पूरी तरह से सेपरेशन नहीं है। अभी भी जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है वहां पर वो अभी भी अटैच हैं। पूरी तरह से सेपरेशन आपको एनाफेज देखने को एनाफेज 1 में देखने को मिलेगा। तो ये वाला पार्ट भी प्रोफेज का नहीं है। जबकि फॉर्मेशन ऑफ चियाज़मेटा ये काम है डिप्लोटीन का, और डिप्लोटीन आपके पास आएगा कम्स अंडर प्रोफेज 1। क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है? पैकाइटीन में, ये भी आपके पास प्रोफेज 1 का पार्ट है। साइनेप्सिस कहाँ होता है? जाइगोटीन में, ये भी आपके पास प्रोफेज 1 के तीनों हो गए। किसके हो गए? प्रोफेज 1। तो इस तरह से आपके पास CDE आंसर आपके पास फर्स्ट बनेगा। मैंने अभी बताया कि जो कंफ्यूजन आपको पैदा हो सकता था वो हो सकता था डी साइनेप्सिस को लेकर, मतलब साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स को लेकर। तो अगर मैं कहूँ सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम स्टार्ट, तो वो आप लगा सकते हो डी साइनेप्सिस वाला प्रोसेस जिससे होता है डिप्लोटीन में। लेकिन हम सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करें तो पूरा सेपरेशन हो गया है, तो वो आपके पास जब इक्वल क्रोमोसोम का हाफ क्रोमोसोम का बंटवारा जो होता है वो एनाफेज 1 की वही बात कर रहा है ऑप्शन बी में। आगे आइए, हाँ, मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन। तो कह रहे हैं कि भाई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो हीमोग्लोबिन कितने मॉलिक्यूल को लेकर आपको बाइंड करता है? तो हमने कहा ये हीमोग्लोबिन है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, 2 अल्फा और 2 बीटा, और ये 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को बाइंड करता है और आ जाता है अपने टेंस्ड वाली स्टेट में, और 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को ये क्या करेगा? बाइंड, और इसी को हम कहेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और एक हीमोग्लोबिन से कितने मॉलिक्यूल आपके पास जुड़ जाते हैं? 4। ठीक है, और ये आपके पास है ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस, और ऑक्सीजनेशन में फेरस इसके अंदर जो प्रेजेंट है वो फेरस के अमाउंट में ही रहेगा। इसके लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम चाहिए, टेम्परेचर आपका कम चाहिए, H+ आयन कंसंट्रेशन कम चाहिए, P50 वैल्यू कम चाहिए, उसके अलावा आपके पास pH वैल्यू क्या चाहिए? ज़्यादा। ये ऑक्सीजनेशन का, और ये सारे काम होंगे आपके पास कहाँ पर? लंग्स की एल्वलाई पर। लंग्स के एल्वलाई पर ऑक्सीजनेशन होता है। तो आपके पास ये क्वेश्चन जो है
वो मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन पूछना चाह रहा है, एक हीमोग्लोबिन कितने मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से बाइंड करेगा, तो आंसर होगा 4। अगला देखिए, इन रेस्पिरेटरी सिस्टम द एल्वोलाई एंड देयर डक्ट फॉर्म। तो एल्वोलाई और उसकी डक्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम का कौन सा पार्ट बनाते हैं, तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेकर आपके पास टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक का पार्ट कंडक्टिंग पार्ट कहलाता है। उसके बाद आपके पास जो है एल्वोलाई और उसकी डक्ट वो रेस्पिरेटरी पार्ट कहलाती हैं, जहां पर एक्सचेंज मतलब डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होगा। तो आपसे कहा जाए इसे कंडक्टिंग पार्ट बनाएगा, नहीं, एक्सचेंज पार्ट भी बनाएगा और रेस्पिरेटरी पार्ट भी। आंसर इस तरह से 4 हो जाएगा, बोथ 2 एंड 3। आगे आइए 177, लिखा हुआ एट विच टेम्परेचर स्टोरेज ऑफ पॉलन ग्रेन of a large number of species for years in liquid nitrogen is possible। तो इस तरह के प्रिजर्वेशन को हम क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं बेटा, क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं, और यह किया जाता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो पॉलन को हम क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व भी कर सकते हैं, जैसे हम सीड को प्रिजर्व कर लेते हैं, स्पर्म को प्रिजर्व कर लेते हैं, एग को प्रिजर्व कर लेते हैं। तो इसे किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में, वो भी -196 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसे हम कह रहे हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। तो ये माइनस सिर्फ नहीं, ये वाली बात सही है, -196 डिग्री सेंटीग्रेड। आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आंसर आपके पास हो जाएगा 2। आगे आइए, लिखा हुआ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फिजिकल कार्सिनोजन। नॉट अ टाइप ऑफ फिजिकल कार्सिनोजन, जितनी भी रेज होती हैं वो फिजिकल कार्सिनोजन में आती हैं, जो कि एक्स रेज, गामा रेज और यूवी रेज, ये तीनों फिजिकल कार्सिनोजन हैं। ये कैसे हैं, ये तीनों फिजिकल कार्सिनोजन हैं। तो इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो फिजिकल कार्सिनोजन नहीं है, तो आपके पास आंसर 4 हो जाएगा, नन ऑफ दीज। आपको केमिकल कार्सिनोजन के भी बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि आपने निकोटीन सुना होगा, जैसे आपने बेंजपायरीन सुना होगा, आपने एफ्लाटॉक्सिन सुना होगा। तो ये सारे के सारे केमिकल किसी न किसी के तरह के कैंसर को फैलाते हैं। उसके अलावा बायोलॉजिकल भी एजेंट होते हैं जो आपको कैंसर कॉज कर सकते हैं, जैसे कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, याद आया कि नहीं, सर्वाइकल कैंसर कराएगा। आगे लिखा एड्स और कैंसर आर द एग्जाम्पल ऑफ। तो एड्स और कैंसर किस तरह के एग्जाम्पल है, तो एड्स इन्फेक्शियस है, वायरस से होता है, जबकि कैंसर किसी भी आपके पास एजेंट तो डिफरेंट होते हैं, लेकिन कहा जाता है इसके पीछे जिम्मेदार आपके खुद के जीन होते हैं। प्रोटोजीन प्रोटो ऑन्कोजीन में बदलता है, इसी बिहाफ पर वो जो सेल के डिवीज़न की प्रक्रिया जो चालू हो जाती है वो आपके खुद के ही सिस्टम की वजह से है। तो कहा जाता है कि कैंसर जो है वो इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं है, नॉन इन्फेक्शियस है। तो आपके पास एड्स तो इन्फेक्शियस हो गई, लेकिन कैंसर नॉन इन्फेक्शियस है। हालांकि इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल में अंतर है। हमने कहा कि जो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा आपके अंदर बीमारी पैदा कर दे, आपके ऑर्गन के फंक्शन को अफेक्ट कर दे, उसे हम इन्फेक्शियस कह रहे हैं। लेकिन जो पर्सन टू पर्सन फैलती है उसे हम कम्युनिकेबल कहते हैं। कैसी डिजीज, कम्युनिकेबल। तो एड्स आपके पास इन्फेक्शियस है और कैंसरस नॉन इन्फेक्शियस है। आंसर क्या बन जाएगा, 3rd बन जाएगा बेटा। कैसा बनेगा आंसर, 3rd। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, लिखा हुआ इन मैनी कल्चर्स ट्रैक्ट of forest were set aside and all the trees and wildlife within were venerated and given total protections। तो आपको ये कह रहे हैं बहुत सारे ऐसे कल्चर्स हैं जहां पर जो उनका फॉरेस्ट है, जो फॉरेस्ट है उसका काम जो है एकदम इस तरह से है जिसमें बहुत सारे वन्य जीवों को, वन्य प्लांट्स को हम पूजा के तौर पर मानते हैं और वहाँ पर उन सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ऐसे प्रोटेक्शन वाली जगह को हम क्या कहते हैं, ऐसी जगह को हम जूलॉजिकल पार्क नहीं, टिश्यू कल्चर नहीं, सैक्रेड ग्रुप्स कहते हैं। और आपको याद आ जाना चाहिए खासी एंड जयंतिया, है ना, अरावली हिल्स, वेस्टर्न घाट, याद आया कि नहीं। तो ये आपके पास कैसे हो गए, ये आपके भाई चंदा बस्तर, ये सारे आपके पास सेक्रेड ग्रुप्स के एग्जाम्पल हैं, जो कि कौन से कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है, इन सीटू कंजर्वेशन। कैसा कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है बेटा, आगे आइए अगला क्वेश्चन बताइए। लिखा कंपिटेंट सेल्स आर मेड बाय ट्रीटिंग बैक्टीरियल सेल विद। तो कह रहे हैं कि भैया जो आपके पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसी भी सेल के अंदर
भेजने के लिए उससे पहले उस सेल को कॉम्पिटेंट बनाना होता है। बैक्टीरियल सेल ऐसे ही किसी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को नहीं ले लेता, पहले उसे डाइवेलेंट कैटाइन से ट्रीट करना पड़ता है जो कि कैल्शियम आयन होता है, जिससे उसके पोर ओपन हो जाते हैं। फिर उसके बाद उसे हमने कहा कि भाई डाइवेलेंट कैटाइन से ट्रीट करिए, फिर उसे 42 डिग्री सेंटीग्रेड में रखिए, फिर उसे चिल करिए एंड देन फिर आइस कर दीजिए। मतलब डाइवेलेंट कैटाइन से ट्रीट करिए, फिर उसे आइस करिए, फिर उसे क्या करेंगे 42 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले जाइए, फिर से आइस कर दीजिए। इतना अगर किसी को टॉर्चर करोगे तो वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए ले ही ले लेगा, मतलब कहने के बाद वो कॉम्पिटेंट हो ही जाएगा। तो उसे किससे ट्रीट करते हैं वो पूछ रहा है, तो वो सुक्रोज से ट्रीट नहीं करते, NaCl से ट्रीट नहीं करते, कोल्ड वाटर से नहीं, डाइवेलेंट कैटाइन से, और उसे देते हैं हीट शॉक ट्रीटमेंट। हीट शॉक ट्रीटमेंट देते हैं। और इसी तरह से एनिमल सेल को कैसे कॉम्पिटेंट बनाया जाता है आपको पता है ना, माइक्रो इंजेक्शन मेथड है। और आपके पास प्लांट सेल को कैसे कॉम्पिटेंट, जीन गैन मेथड है। याद आया कि नहीं? आगे आइए। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया कैन बी लाइज्ड बाय, बैक्टीरिया की सेल वॉल को हम कैसे तोड़ेंगे, तो हम लेंगे यहां पर लाइसोजाइम। क्या लेंगे? लाइसोजाइम। बैक्टीरियल सेल वॉल के लिए अगर वो प्लांट की सेल वॉल होती तो हम सेलुलेज लेते, अगर वो फंजाई की सेल वॉल होती तो हम काइटिनेज लेते। तो ये यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? लाइसोजाइम। सेलुलोज कब लेते? जब प्लांट की सेल वॉल रिमूव करनी होती। काइटिनेज तब लेते जब फंजाई की सेल वॉल रिमूव करनी होती। याद आया? आगे आइए। लिखा हुआ हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर द एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के रिस्पेक्ट में आपको करेक्ट बात बतानी। एम्ब्रियो सैक को हम क्या कहते हैं यहीं पर बताइए। इसमें हम कहते हैं फीमेल गैमीटोफाइट, है ना। आपके पास 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड होता है। कैसा? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। इसमें पाए जाने वाली सेल कैसी होती हैं? हैप्लॉइड होती हैं, क्योंकि एक फंक्शनल मेगास्पोर से डेवलप हुई है 3 माइटोसिस के बाद। तो रिप्रेजेंट फीमेल स्पोरोफाइट लिखा हुआ है जो कि गलत है, गैमीटोफाइट होना चाहिए। हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, ये बात सही है। नंबर ऑफ सेल्स आर ग्रेटर देन द पॉलन ग्रेन, बिल्कुल। पॉलन ग्रेन जो मेल गैमीटोफाइट होता है उसमें मैक्सिमम 2 या 3 सेल्स होती हैं, जबकि इसमें 7 सेल्ड है, ये बात भी सही है। और फिल्लीफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट है, तो हाँ, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब के लिए सिनर्जेट वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाते हैं जिससे एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब होती है, जिसे हम फिल्लीफॉर्म एपरेटस कहते हैं। BCD 3 बातें सही लग रही मुझे। 83 का सेकंड होना चाहिए। 183 का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 183 का आंसर सेकंड हो जाएगा, क्योंकि 3 बातें सही है। आगे देखिए, इस फोटो को देखिए, और इस फोटो में आपको पहला वाला डायनासोर ही दिख रहा है, और डायनासोर जो रेप्टाइल है एक्सटिंक्ट हो गया, सही है। जो बम्बेट आपने देखा, बम्बेट जो होता है मैमल्स होता है, ये बात भी सही है। कोयला, जो कोयला है वो रेप्टाइल नहीं है, याद रखिएगा, ये मार्सुपियल है। ये गलत हो गया, ये क्या है? मार्सुपियल है। और बताइए, लीमर लिखा हुआ, लीमर, तो लीमर आपके पास मार्सुपियल है या नहीं? तो ये भी बात गलत है, क्योंकि ये है प्लेसेंटल मैमल। कैसा मैमल है? प्लेसेंटल मैमल है बेटा। आपको जो फोटो दिए गए उसमें जाकर देखना, ठीक है। तो C और D गलत है, A और B सही है। A और B सही है, आंसर आपके पास फर्स्ट बनेगा। आगे आइए। 185 लिखा हुआ है इन फ्रॉग विच ब्रेन पार्ट, फ्रॉग में उस ब्रेन का पार्ट बताइए जो पास होता है सबसे बड़े फोरामेन से, जिसका नाम है फोरामन मैग्नम, एंड कंटिन्यू करता है स्पाइनल कॉर्ड में, इनक्लोज होता है स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में। तो वो पार्ट कौन सा है जो स्पाइनल कॉर्ड के फॉर्म में एलोंगेट करता है? तो वो पार्ट है मेडुला ओब्लोंगेटा, पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन। कहां का पार्ट है बेटा? हाइंड ब्रेन का। क्लियर? आगे आइए। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द मेन फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम। रूट सिस्टम के मेन फंक्शन में कौन सा फंक्शन आएगा? तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। प्रोवाइड प्रॉपर एनकरेजमेंट फॉर द प्लांट पार्ट, सही है। स्टोरिंग रिजर्व मटीरियल एंड सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, तीनों बातें सही हैं। तो आपके पास आंसर क्या बन जाएगा? ऑल। लेकिन बेटा याद रखिएगा, यहां पर तीनों ऑप्शन देकर ऑल पूछा है, तो आप ऑल के साथ गए। अगर 4 ऑप्शन देता और उसमें से वो मेन फंक्शन पूछता तो आंसर आपका फर्स्ट बनता।
बात को समझिए मैं क्या कह रहा हूं। अगर इन तीनों में से एक चुनना हो तो फर्स्ट चुनना, ऑल तब नहीं दिया गया होगा, ऑल होगा तो तीनों आएगा, और अगर वो ऑल ऑप्शन नहीं है तो आपके पास इन तीनों में से पहला ऑप्शन मेन फंक्शन है। लिखा हुआ है कि बताइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट, किसके अमंग, एजोटोबैक्टर, एनाबिना और एजोस्पाइरलम, तीनों आपके पास नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करते हैं, सारे के सारे बायो फर्टिलाइजर हैं। फिर इसके बाद तीनों आपके पास आपके बैक्टीरिया हैं, एक तो साइनोबैक्टीरिया, तीनों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। लेकिन क्या सारे ऑटोट्रॉफिक हैं? एनाबिना तो ऑटोट्रॉफिक है, बट कि ये लोग एटोट्रॉफिक ना होकर हेट्रोट्रॉफिक हैं। क्या सारे हेट्रोट्रॉफिक हैं? ये भी गलत हो गया। तो सिर्फ ए और बी ही तो सही हुआ, सिर्फ ए और बी सही हुआ बेटा। समझ आया या नहीं आया बेटा, जल्दी बताओ। आगे बताइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखा है सेलेक्ट द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप के हैं? तो भाई साहब लूज कनेक्टिव टिश्यू भी है, डेंस भी है, स्पेशलाइज्ड भी है। लूज में एरियोलर और एडिपोज, डेंस में रेगुलर और इर्रेगुलर, और स्पेशलाइज्ड में स्केलेटन और फ्लूइड, ब्लड और लिम्फ, और उसके अलावा आपके पास स्केलेटन में आ जाएगा बोन और कार्टिलेज। तो आपके पास तीनों के तीनों कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है, आंसर 4 बन जाएगा। आगे आइए, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द पॉपुलेशन हु लेफ्ट, जिन्होंने अपने हैबिटाट को छोड़ दिया है और चले गए हैं कहीं और। तो ड्यूरिंग द टाइम पीरियड अंडर कंसिडरेशन, हमने कहा किसी भी पॉपुलेशन से कुछ इंडिविजुअल का छोड़कर चले जाना, इसी को हम कहते हैं एग्जिट कर जाना, इसी को हम कहेंगे ई माइग्रेशन। क्या कहेंगे? ई माइग्रेशन। लेकिन किसी भी पॉपुलेशन में कुछ अलग हैबिटाट से कुछ लोगों का ऐड हो जाना, तो ऐड हो जाना मतलब इन कर जाना, तो इसी को हम कहेंगे इमिग्रेशन। मतलब एक होगा ई माइग्रेशन और एक होगा आई माइग्रेशन, है ना। तो यहां पर तो छोड़कर चले गए हैं ना, तो छोड़कर चले गए तो इसे हम कहेंगे ई माइग्रेशन। क्या कहेंगे? ई माइग्रेशन। जबकि नेटेलिटी का मतलब होता है जन्म दर और मोर्टेलिटी का मतलब होता है मृत्यु दर। ठीक है, आगे आइए। अ कलर ब्लाइंड मैन, जिसका आपके पास दिया हुआ है स्मॉल सी कैपिटल वाई, ठीक है, और उसके सिस्टर भी दी गई है जो कि कैसी है? कलर ब्लाइंड है, और उसका एक भाई ऐसा है जो है कैसा? नॉर्मल। तो आपको पूछ रहा है मदर और फादर का जीनोटाइप। तो आप देखिए इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सारी पॉसिबिलिटी लेकर चलनी पड़ेगी। अगर हम पहला ऑप्शन लेकर चलते हैं तो पहला ऑप्शन लेकर चलते हैं जिसमें फादर कैसा है? आपके पास कलर ब्लाइंड, और मदर कैसी है? वो भी क्या है? कलर ब्लाइंड। तो आप बताइए यहां पर ये फीमेल कलर ब्लाइंड, ये मेल कलर ब्लाइंड, यहां पर ये फीमेल कलर ब्लाइंड, और ये मेल भी होगा कलर ब्लाइंड। 100% बच्चे कलर ब्लाइंड होंगे। ये भी कलर ब्लाइंड है, ये भी कलर ब्लाइंड है, और ये आपके पास नॉर्मल है। तीन बच्चों में से एक बच्चा नॉर्मल कह रहा है, इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन की बात करी जाए तो आप देखिए फादर कैसा है? कलर ब्लाइंड, मतलब ये वाली कंडीशन, और मदर क्या है? कैरियर है फॉर कलर ब्लाइंड। इसमें आप देखिए ये वाली कंडीशन कलर ब्लाइंड लड़की है, और यहां पर देखिए ये कलर ब्लाइंड बेटा है, जबकि ये कैरियर लड़की है और ये नॉर्मल लड़का है। इसका मतलब ये वाले जीनोटाइप जब होगा दूसरा वाला, तो कलर ब्लाइंड फीमेल और मेल दोनों मिल जाएंगे। देखिए ये मिल गया और ये मिल गया, और एक नॉर्मल भी मिल गया। इसका मतलब मुझे ये वाले पे पूरा भरोसा है, ये वाला जीनोटाइप होगा। जबकि तीसरे वाला भी बनाकर देख लीजिए, तीसरा वाला भी बनाकर देख लीजिए। तो आप देखिए यहाँ पर कि X, यहाँ पर ये दोनों कलर ब्लाइंड है, और मेल क्या है? मेल कैसा है? नॉर्मल। इसका मतलब ये लड़की कैरियर नॉर्मल है, ये लड़की भी कैरियर क्या होगी? नॉर्मल। ये लड़का आपके पास कलर ब्लाइंड होगा और ये वाला लड़का भी कलर ब्लाइंड होगा।
इसका मतलब इस वाले केस में कलर ब्लाइंड लड़की नहीं मिल रही, नहीं होगा। और इस वाले केस में तो आपके पास केस बनेगा ही नहीं, तो ये भी आप करके देखेंगे तो केस नहीं बनेगा, आंसर आपके पास सेकंड आ जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? सेकंड। अगला आइए, अगला देखिए, द बिग बैंग थ्योरी अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन टू अस द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ये बिल्कुल सही है। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के लिए कौन सी थ्योरी दी गई? बिग बैंग। फिर ओपेरन आपके पास ऑफ इंग्लैंड और हेल्डेन रसिया। यहाँ पर ओपेरन जो थे रसिया के थे और हेल्डेन इंग्लैंड के थे, दैट्स वाई ये वाली बात गलत है। एक सही एक गलत, आंसर आपके पास सेकंड बनेगा। 191 का क्या बन जाएगा बेटा? सेकंड। अगला बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स थ्रू सिंथेसाइज एल्सफेयर। देखो क्या कह रहा है, आपको उस हार्मोन का नाम बताना है जो बनता कहीं और है लेकिन रिलीज होता है कहां से? मास्टर ग्लैंड मतलब पिट्यूटरी से। और पिट्यूटरी में ऐसा केस जहां पर भाई साहब हार्मोन बनते नहीं लेकिन रिलीज होते हैं, तो वो पिट्यूटरी का पोस्टीरियर पार्ट होता है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी में नहीं बनते, एंड बल्ब ऑफ न्यूरॉन में भरे रहते हैं। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाला हार्मोन एक है एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसका दूसरा नाम वैसोप्रेसिन होता है। क्या होता है? वैसोप्रेसिन। और आपके पास दूसरा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। क्या नाम है बेटा? ऑक्सीटोसिन। तो आपके पास ये प्रोलैक्टिन एंटीरियर पिट्यूटरी से है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से, लेकिन ये हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, आंसर थर्ड बनेगा। आगे आइए, आप देखिए इसमें इनकरेक्ट मैच निकालना है बेटा। साल्पा, आपने नाम सुना होगा, एसिडिया, साल्पा, डोलियोलम। ये आपके पास कैसे हैं? ये तीनों एग्जाम्पल यूरोकॉर्डेट के होते हैं जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है ओनली इन लार्वल टेल। सही बात है ये। हैगफिश, जिसका दूसरा नाम मिक्जीन होता है, जो कि वर्टिब्रेट है और विदाउट जॉ है, ये बात भी सही है, साइक्लोस्टोम्स में आता है। कैलोट्स, कैलोट्स आपके पास हो गया रेप्टाइल्स, और वो टेट्रापोडा में आएगा, ठीक है, लेकिन जो रेप्टाइल्स होते हैं वो होम्योथर्म नहीं होते, वो क्या होते हैं? पोइक्लोथर्म्स। क्या होते हैं बेटा? पोइक्लोथर्म्स होते हैं। स्टारफिश में वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, नॉन कॉर्डेट है। तो आंसर गलत निकालना था तो थर्ड नहीं आ गया, क्योंकि कैलोट्स क्या है? ये आपके पास रेप्टाइल्स है। आगे आइए, देखिए वाला क्वेश्चन, मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल आपके पास पैरेन्काइमा होता है। मीजोफिल सेल किसका बना होता है? सिंपल परमानेंट टिश्यू, जिसका नाम है पैरेन्काइमा। ए का क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। ए का क्या बन जाएगा? फर्स्ट। बी आपके लिखा रिंग अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल, डाइकॉट स्टेम में देखने को मिलेगा, जबकि मोनोकॉट स्टेम में स्कैटर्ड होता है। स्क्लेरेनकाइमेटस आपके पास हाइपोडर्मिस होती है मोनोकॉट स्टेम में, सही बात है, जबकि आपके पास कॉलेनकाइमेटस होती है डाइकॉट स्टेम में। पैलिसेड पैरेन्काइमा आपको एडेक्सियल सरफेस पर देखने को मिलेगी, बिल्कुल सही है, जबकि स्पॉन्जी पैरेन्काइमा एबेक्सियल पाई जाती है। और एडेक्सियल और एबेक्सियल मतलब पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा का पाया जाना डाइकॉट लीफ का कैरेक्टरिस्टिक होता है बेटा। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, आंसर क्या बन जाएगा? फर्स्ट बन जाएगा। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट फॉर द नोड्स ऑफ रेनवियर ऑफ नर्व। बेटा याद रखिएगा, ये हमने अगर आपको एक्सॉन बनाया है तो एक्सॉन में सबसे अंदर देखो, ये तो हो गई एक्सोलेमा, और फिर एक्सोलेमा पर क्या कनेक्ट है आपके पास? ये है आपके पास स्वान सेल। स्वान सेल अंदर की तरफ क्या रिलीज करेगी? माइलिन फैट, जो बनाएगा माइलिन शीथ, और बाहर की तरफ एक कॉन्टिन्यूअस कवरिंग बनती है जिसका नाम होता है न्यूरीलेमा। तो आप बताइए, सबसे बाहर न्यूरीलेमा है जो कि कॉन्टिन्यूअस होती, कैसी होती है? कॉन्टिन्यूअस। जबकि अगर मैं बात करूं कि उसके अंदर बीच में क्या है? बीच में स्वान सेल है, और सबसे अंदर क्या है? माइलिन शीथ। और माइलिन शीथ बताइए, माइलिन शीथ जो है वो कॉन्टिन्यूअस है डिसकॉन्टिन्यूअस? तो डिसकॉन्टिन्यूअस होती है, और जहां पर ये माइलिन शीथ नहीं पाई जाती उसी को हम नोड्स ऑफ रेनवियर कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? नोड्स ऑफ रेनवियर कहते हैं बेटा, याद रखिएगा।
तो अगर मैं आपसे ये कहना चाहूं कि आप बताएं कि यहां पर देखिए बोथ न्यूरीलेमा एंड माइलिन सी डिसकंटिन्यूअस, दोनों आपके पास डिसकंटिन्यूअस हैं, तो गलत हो गया। एक कॉन्टिन्यूअस है, एक डिसकंटिन्यूअस है। न्यूरीलेमा डिसकंटिन्यूअस नहीं होता, न्यूरीलेमा ये बाहर वाली कवरिंग है, कॉन्टिन्यूअस है। माइलिन शीथ डिसकंटिन्यूअस है, जो नोड्स ऑफ रेनवियर बनाएगी, और कवर्ड बाय माइलिन शीथ, तो ये कवर्ड नहीं होगा नोड्स ऑफ रेनवियर माइलिन शीथ से। तो इस तरह से आंसर आपके पास थर्ड बन गया। हालांकि न्यूरीलेमा वर्ड एनसीईआरटी में नहीं दिया है। ओके, आगे आइए। आप बताइए यहां पर 196 क्वेश्चन आप बताइए यहां पर। तो आपके पास लिखा हुआ है कि द करेक्ट ऑर्डर वो भी असेंडिंग में, बायोडाइवर्सिटी ऑफ अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट। तो बताओ कितनी स्पीसीज फिश की हैं? सबसे ज्यादा स्पीसीज फिश की पाई जाती है, जो कि होगी 3000। फिर उसके बाद बर्ड्स की स्पीसीज की बात करते हैं, जो कि होती है लगभग 1300। जब उसके बाद मैमल्स की बात करते हैं तो मैमल्स होते हैं लगभग 427। और उसके अलावा अगर मैं रेप्टाइल्स के बारे में बात करूं तो रेप्टाइल्स का ये डेटा आपको 378 को लेकर दिया गया है। तो आप यहां पर बताइएगा, तो सबसे ज्यादा फिश, फिर बर्ड्स, फिर मैमल्स, फिर रेप्टाइल्स। पहला ही ऑप्शन सही है, पहला ही ऑप्शन सही है बेटा, समझ पाए? अगला बताइए, लिखा हुआ सेलेक्ट द बैक्टीरियल डिजीज। आपको इसमें से बैक्टीरियल डिजीज को छांटना है। साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरियल है ना? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरियल है। मलेरिया प्लाज्मोडियम से होगा, प्रोटोजोअन है। डिप्थीरिया बैक्टीरियल है। कॉमन कोल्ड वायरल है। तो आपको इसमें से कितनी बैक्टीरियल डिजीज हैं? ए, बी और डी। ए, बी, डी आंसर थर्ड बनेगा। आंसर क्या बन जाएगा बेटा? थर्ड। आगे आइए। इन मेंडल डाई हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट विच जीनोटाइप शो, कौन सा जीनोटाइप शो कर रहा है? येलो राउंड फिनोटाइप, येलो राउंड। अगर आपको येलो राउंड को पहचानना है तो येलो राउंड के लिए कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर होना चाहिए। कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर होना चाहिए। कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर होना चाहिए। आपके पास यहाँ पर आपके पास और क्या हो जाना चाहिए? यहाँ पर हो जाएगा, देखिए ये राउंड 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 और येलो, ये आपके पास होगा। ये भी राउंड और येलो होगा। ये भी आपके पास राउंड और येलो है, लेकिन ये रिंकल्ड येलो है, गलत हो गया। ये भी राउंड येलो हो गया। इसका मतलब ए बी सी ई, ए बी सी ई ये वाले पास आपके पास हो जाएगा थर्ड। समझ पाए कि नहीं आए? ठीक है, अगला बताइए। अगला आपके पास लिखा है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्पर्म कम इन कॉन्टेक्ट विद जोना पेलुसिडा। ठीक है, फिर लेयर ऑफ ओवम एंड इंड्यूस चेंज इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म, मतलब प्रिवेंट करेगा पॉलीस्पर्मी को। यस और नो, है ना? तो प्रिवेंट करेगा पॉलीस्पर्मी को, ये वाली बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो आपके पास मेम्ब्रेन होती है जोना पेलुसिडा, वो अपने रिसेप्टर्स को क्या करती है? डिस्ट्रॉय कर देती है। ZP3 रिसेप्टर्स कहते हैं उसे। फिर लिखा द सिक्रीशन ऑफ द एक्रोसोम हेल्प इन द स्पर्म एंटर टू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम एंड द जोना पेलुसिडा हैव द एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दोनों बात सही है, दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। आंसर 4 बनेगा। दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन आज का। आपके पास देखा सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। तो हैगफिश जिसे हम क्या कह रहे हैं? मिक्सिन साइक्लोस्टोमा होता है, ठीक है। फिर सॉफिश कॉन्ड्रिक्थिस का एग्जांपल है, ठीक है। फाइटिंग फिश जिसे हम बेटा कहते हैं, ये कॉन्ड्रिक्थिस नहीं होता, ये तो ऑस्टियक्थिस है, मतलब ये तो बोनी फिश है बेटा। और ये एंजल फिश ऑस्टियक्थिस है, ये बात सही है। गलत बात निकालना था तो आंसर 200 का थर्ड बना है। क्या बना है? 200 का 200 का थर्ड। तो ये था आपके पास FST 15। याद रखिएगा फुल सिलेबस टेस्ट अभी तक 15 हो चुके हैं, और अभी भी बहुत सारे फुल सिलेबस टेस्ट बाकी हैं। अपनी तैयारी को इन्हांस करिए,
हमेशा फुल सिलेबस टेस्ट दीजिए, कम से कम हर टेस्ट में 20 से 25 नंबर बढ़ाइए, और आने वाले टाइम में जैसे जैसे आप दिसंबर जनवरी तक एफएसटी में पहुंचेंगे, अगर आप 400 नंबर से भी शुरुआत करेंगे तो मेरा मानना है कि अगर आपने 20 नंबर भी बढ़ाए हैं तो आप 600, 650 या 650 तक भी पहुंच सकते हैं दिसंबर तक। और आपके अगले नीट तक बहुत सारे हम लोग एफएसटी कराएंगे, आप लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, अगला आपके पास ज़रूर आपका सिलेक्शन होगा, आपकी मेहनत कभी ख़राब नहीं जाएगी। थैंक यू सो मच, आपने मुझे सुना। अगर आपको कोई और भी बात कहनी हो तो कमेंट कर सकते हैं, है ना। और खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।